सो आज से स्टार्ट हो रहा है यूनिट 5 डेवलपमेंटल बायोलॉजी। एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी में यहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे फर्स्ट CSIR पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए CSIR पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिस्कस करें तो CSIR में डेवलपमेंटल बायोलॉजी का जो इंपॉर्टेंस है, जैसे हमने पहले ही इंट्रोडक्टरी क्लास में डिस्कस किया है, हर यूनिट का अपना सेम वेटेज है। जैसे बी पार्ट 4 क्वेश्चन आते हैं और सी पार्ट टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं। एंड ये फिक्स है, तो इसलिए आपको ये हमेशा याद रखना है कि CSIR में ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, स्कोरिंग यूनिट्स में से आती है, क्योंकि इस यूनिट से सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल डायरेक्ट होते हैं। ओके, एंड इस यूनिट से सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत सिंपल भी आते हैं। तो मतलब सारे स्टूडेंट्स की फेवरेट यूनिट में से एक यूनिट होती है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सारे यूनिट्स में से सबसे स्कोरिंग यूनिट में भी डेवलपमेंटल बायोलॉजी आती है, क्योंकि इसमें सिंपल डायरेक्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, कुछ अप्लाइड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, एंड इस सेशन में मैं आपको बताता हूं कि जब हम इस यूनिट पढ़ेंगे तो आपका ये यूनिट वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट यूनिट में से एक यूनिट होगा। ओके, तो ये मैं आज ही आपको मतलब विश्वास देता हूं कि आपका एक यूनिट बहुत मतलब डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूनिट वन ऑफ द फेवरेट यूनिट में से एक होने वाला है। ओके, सो आप मस्त लर्न कीजिए कंसेप्ट को, एंजॉय कीजिए लेक्चर्स को, एंड अपने नॉलेज को बढ़ाइए, डाउट्स पूछिए, क्वेश्चंस पूछिए जहां पे भी क्वेश्चन आता है। ओके, एंड कंटिन्यूअसली लर्निंग करते रहिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी का यूनिट। ओके, सो स्टार्ट करें। यस, एंड ये मैं आपको बताता हूं कि ये यूनिट इतना अच्छा है कि एकदम स्वीट, एकदम मतलब ब्यूटीफुल, एकदम बहुत अच्छा यूनिट है ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी, कि जिसके कंसेप्ट डायरेक्ट है, उसमें आपको पढ़ना कुछ नहीं पड़ता, आप नोट्स देखते हो तो आपको कंसेप्ट लर्न हो जाता है। मतलब इतना सिंपल, इतना स्वीट, इतना मतलब ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, एकदम गुड, एकदम मस्त यूनिट है ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ देखो, तो सबसे फर्स्ट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम जो डिस्कस करें, सबसे फर्स्ट व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? यस, सो व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट मीन्स, डेवलपमेंट मतलब क्या? डेवलपमेंट मतलब सबसे फर्स्ट कि डेवलपमेंट मीन्स दिस इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो दिस इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इज स्टार्टेड विथ सिंगल सेल जाइगोट। तो ये सिंगल सेल जाइगोट से स्टार्ट होती है। ओके, अगर सिंगल सेल जाइगोट से हम स्टार्ट करते हैं एंड अप टू, सो सिंगल सेल जाइगोट से स्टार्ट होते हैं एंड जाइगोट विथ अप टू द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल्स। तो यहां पे सबसे फर्स्ट देखो कि डेवलपमेंट स्टार्ट होगी जाइगोट से, तो सबसे पहले जाइगोट बनेगा एंड ये जो जाइगोट है दिस इज स्पर्म, एंड स्पर्म एक का यूनियन होगा, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होगा। जाइगोट के बाद देयर आर अर्ली स्टेजेस, जैसे अर्ली स्टेजेस बन सकते हैं ब्लास्टुला या गैस्ट्रुला, या आगे जाके गैस्ट्रुलेशन हो सकता है, ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। एंड जाइगोट से स्टार्ट होगी, फिर आगे जाके गैस्ट्रुलेशन कंप्लीट होगा, फिर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जैसे जाइगोट बनता है, तो मे बी कुछ लार्वल स्टेजेस होते हैं, कुछ पुपल स्टेजेस हो सकते हैं, या कुछ इंटरमीडिएट स्टेजेस हो सकते हैं, एंड उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द अडल्ट बनेगा। तो देखो
ये जो अडल्ट बनता है ये अडल्ट भी सरवाइव करेगा, एंड सरवाइव करने के बाद ये अडल्ट जैसे जैसे आगे जाता है तो फिर आगे सरवाइव करते करते फिर उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट होती है एंड यहाँ पे डेथ होती है। मतलब उस ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद फिर आगे जाके उसकी डेथ होती है। तो देखो, दिस इज स्टार्टेड विद द जाइगोट अप टू एंड एंड्स विद द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल, एंड्स विद द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल। ये जो कंप्लीट प्रोसेस हो रही है, मतलब जाइगोट से स्टार्ट हो रही है एंड एंड हो रही है अप टू डेथ, तो जाइगोट से डेथ तक जो भी कंप्लीट प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, चाहे मॉर्फोलॉजिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो, फंक्शंस हो, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो, ये जो चेंजेस है दिस इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट। तो यहां पे देयर इज द सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस। तो series of progressive changes occur in organism life, occur in the organism which characterize the life of organism। यही चेंजेस, जो सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस होते जो कि होते ऑर्गेनिज्म में। ओके, जाइगोट के बाद ब्लास्टुला बनाया, ब्लास्टुला। अगर सारे सीरीज ऑफ चेंजेस जो होंगे वो लाइफ को कैरेक्टराइज करते, एंड वो जो भी लाइफ को कैरेक्टराइज करते, उस चेंजेस को आप क्या बोलते हो, इन चेंजेस को आप बोलते हो कि नहीं यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट मतलब क्या? डेवलपमेंट मतलब जो भी चेंजेस हमारे और ऑर्गेनिज्म में होते हैं कि जो उसकी लाइफ को कैरेक्टराइज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज द डेवलपमेंट। तो जाइगोट से लेके, देखो जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, जब स्पर्म एक को फ्यूज होता है, फिर आगे जाके वो जाइगोट कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाता है। ऑर्गेनिज्म नेचर में सर्वाइव होता है, सर्वाइव होते हुए भी वो धीरे 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 उसको मतलब ग्रो होगा, उसकी ग्रोथ होगी, उसका रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन के बाद वो धीरे 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 वो बूढ़ा होता चला जाएगा, और बूढ़ा होने के बाद फिर वो उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट। तो सारे सीरीज ऑफ चेंजेस जितने भी हो रहे हैं दैट इज इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट स्टार्ट विद द जाइगोट एंड एंड्स विद एन डेथ। अब देखो, आप पूछोगे सर ये की स्टेप्स कौन से होते हैं डेवलपमेंट में? की स्टेप्स इन द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में कौन से की स्टेप होते हैं? तो आप देखो, डेवलपमेंट में जो की स्टेप्स होते हैं उनमें एक तो फर्स्ट इंक्लूड होता है की स्टेप। फर्स्ट की स्टेप कौन सा होता है? तो एक होता है ग्रोथ, ग्रोथ। दूसरा की स्टेप होता है कमिटमेंट। तो ग्रोथ होता है, कमिटमेंट होता है। तीसरा की स्टेप होता है डिफरेंशिएशन, एंड फोर्थ की स्टेप इज द मॉर्फोजेनेसिस। तो जनरली डेवलपमेंट में 4 की स्टेप्स होते हैं। ये आपको एनिमल डेवलपमेंट में भी मिलेंगे एंड प्लांट डेवलपमेंट में भी दिखेंगे। वन इज द ग्रोथ, ग्रोथ, कमिटमेंट, डिफरेंशिएशन एंड मॉर्फोजेनेसिस। तो देखते हैं इनको, इनमें क्या क्या होता है। ओके, सो ग्रोथ, कमिटमेंट, डिफरेंशिएशन एंड मॉर्फोजेनेसिस। अभी देखो, सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, एनिमल डेवलपमेंट को डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट मैं आपको एनिमल या हम क्या करेंगे, जो डेवलपमेंट देखेंगे बेसिकली, अगर आप देखो तो बेसिकली डेवलपमेंट 2 टाइप्स का होता है।
डेवलपमेंट कैसा होता है, 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स मीन्स डेवलपमेंट, एक तो हम एनिमल डेवलपमेंट में डिस्कस करेंगे। ओके, सो एक होता है एनिमल डेवलपमेंट, एंड दूसरा होता है प्लांट डेवलपमेंट। तो हम 2 मेजर डेवलपमेंट की बात करेंगे, एनिमल एंड प्लांट। ओके, एनिमल डेवलपमेंट में हम बहुत सारे एनिमल्स के डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे, एंड प्लांट डेवलपमेंट में हम प्लांट्स के डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। ओके, सो हाँ, कमिटमेंट क्या होता है, इपीजेनेसिस क्या होता है, वो सारे सीक्रेट्स हैं, एंड ये सीक्रेट्स मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो सीक्रेट है, और वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन को अभी सीक्रेट ही रहने दो, क्योंकि दीवार के भी कान होते हैं। आप दीवार के पास नहीं बैठे हो ना, वैसे दीवार के कान होते हैं, दूर बैठना दीवार से। ओके, खिड़की के भी कान होते हैं, खिड़की के पास भी मत बैठना। और ये सारे सीक्रेट्स है, ये सीक्रेट्स मैं नहीं बताऊंगा, वो बाद में आपको पता चलेंगे। ओके, तो अच्छा, सो एनिमल डेवलपमेंट, एनिमल डेवलपमेंट में हम एनिमल्स के डेवलपमेंट की बात करेंगे, प्लांट डेवलपमेंट में हम प्लांट्स के डेवलपमेंट की बात करेंगे। ओके, सो प्लांट डेवलपमेंट टॉप सीक्रेट्स में आते, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, अभी नहीं दे सकता। ओके, सो वेट एंड वॉच। सो ये जो है, सो डेवलपमेंट, एनिमल डेवलपमेंट एंड प्लांट डेवलपमेंट। ओके, अभी सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आप एनिमल डेवलपमेंट पढ़ना चाहोगे या प्लांट डेवलपमेंट, आपको कौन सा अच्छा लगता है? यस, सो जनता जनार्दन है, जनता की राय, एनिमल डेवलपमेंट और प्लांट डेवलपमेंट, आप कौन सा पढ़ना चाहोगे सबसे फर्स्ट? हाँ, यस। सबसे पहले घबराना नहीं है, ठीक है, नहीं घबराना है। ओके, सो प्लांट। ओके, तो साक्षी बोल रहे प्लांट 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 एनिमल। ओके, मैंने तो सिर्फ आपसे पूछा है। ओके, आप इतना सीरियसली मत लेना, मैं तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा हूँ। वैसे पढ़ाएंगे तो वही जो हमको अच्छा लगता है। यस, तो सबसे पहले हम एनिमल डेवलपमेंट को ही पढ़ाएंगे। अरे मैं तो सिर्फ आपको पूछ रहा हूँ, आपने तो बहुत सीरियसली लिया। ये फॉर्मेलिटी के लिए पूछा जाता है हमेशा ही। आप देखो कि कभी घर में जाओ तो आपको भी पूछेंगे ना, मेहमान गए तो आप चाय पियोगे क्या? ओके, पिलाएंगे या नहीं वो बाद में बात होती है, पहले तो पूछा जाता है कि पियोगे क्या। यस, मतलब पूछना पड़ता है। ओके, या आप खाना खा के जाओ, या आप मतलब पिलाते तो नहीं है, ये तो बात अलग होती है, लेकिन आपको पूछा तो जाएगा ना कि चाय पियोगे क्या। ओके, पिलानी नहीं है। ओके, तो ऐसे ही है, मैं तो सिर्फ पूछ रहा था, आप तो सीरियस हो गए। अरे बस 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 करो अभी। कितना, अभी भी बता रहे। अरे सुनो तो सही। तो यहाँ पे एनिमल डेवलपमेंट की बात करें, तो सबसे पहले जो एनिमल डेवलपमेंट है, ओके, तो बात तो उन्हीं की होती है, उनमें कोई बात हो, वही है ना, मतलब एनिमल क्यों, क्योंकि बात तो उन्हीं की होगी जिसमें कोई क्या हो। बात हो। सो एनिमल डेवलपमेंट में देखो, सबसे पहले होता क्या है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे होता है कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यस, सबसे पहले मेजरली हम देखते हैं क्या, देर इज द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट, कि यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो देखो, जाइगोट फॉर्मेशन मतलब फर्टिलाइजेशन। सो ये स्पर्म है एंड दिस इज द एग, और स्पर्म एंड एग जब फ्यूज होते हैं, मतलब जब भी स्पर्म एंड एग फ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ओके, नाउ अभी मेजरली अगर हम ये देखते कि जो भी जाइगोट बनता है, जाइगोट फॉर्मेशन हुआ तो जाइगोट आगे जाके क्या करता है, जाइगोट आगे जाके क्या करता है, तो जाइगोट आगे जाके डिवीजन करता है, क्लीवेज करता है। तो देखो अभी आप सिर्फ एंजॉय करना लेक्चर को। ओके, कि जाइगोट आगे जाके, और जहां पे भी समझ में ना आए पूछ लेना।
अभी आप बोलोगे सर बताते तो है नहीं कुछ, पूछ लेना बोलते। हाँ, नहीं, टाइम आएगा तो मैं ही बताऊंगा, आप सिर्फ पूछ लेना। ओके, आपको जो भी डाउट आता है। सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जाइगोट क्लीवेज करेगा एंड क्लीवेज से 1 से 2 सेल्स बनेंगे, जो कि सपोज हम बोलते कि 2 सेल्स, इसे 2 ब्लास्टोमेयर बोलते हैं। उसके बाद 2 सेल्स आगे जाके क्या होंगे, आगे जाके हाँ डिवीजन करेंगे, करेक्ट, जैसे धरती बोल रहे डिवीजन। उसके बाद 2 सेल 4 सेल्स में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पे 4 सेल्स बनेंगे, 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। हाँ, अर्ली क्लीवेज डिवीजन, करेक्ट प्रिया, करेक्ट। एंड उसके बाद देर इज द फॉर्मेशन ऑफ, और क्या होगा, 2 सेल्स के बाद 4 सेल्स बनेंगे, फिर आगे जाके देर इज द लूजली एसोसिएटेड सेल मास बनता है। एंड ये जो लूजली एसोसिएटेड अर्ली स्टेज जो होती है, इसे मोरुला बोलते हैं। ओके, सो ये मोरुला फॉर्मेशन होगा। एंड मोरुला आगे जाके फिर फॉर्मेशन करता है। मोरुला आगे जाके क्या फॉर्मेशन करता है, मोरुला आगे जाके, क्योंकि ये ब्लास्टोमेर से बना स्ट्रक्चर है, मोर देन 1 ब्लास्टोमेर से बना स्ट्रक्चर है, इसे मोरुला बोलते हैं। लूजली एसोसिएटेड सेल्स होते हैं। एंड मोरुला आगे जाके, कि इसमें से बहुत सारे सेल्स बदमाश होते हैं। बदमाश मतलब बदमाशी करने लगते, चुप नहीं बैठते, कुछ फ्लूइड सीक्रेट करते। एंड उस फ्लूइड सीक्रेट करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, एक फ्लूइड फील्ड कैविटी जनरेट होती है। ये जो फ्लूइड फील्ड कैविटी है, ये कभी एनिमल पोल पे आपको दिखेगी, कभी पूरे थ्रू आउट एग दिखेगी, तो थ्रू आउट एम्ब्रियो दिखेगी। ये जो फ्लूइड फील्ड कैविटी है, इसे बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी, करेक्ट, ब्लास्टोला स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये ब्लास्टोसील कैविटी, ये ब्लास्टोसील कैविटी है। एंड यहाँ पे होता है ब्लास्टोला, स्ट्रक्चर को बोलते हैं ब्लास्टोला। तो ब्लास्टोला मतलब द स्ट्रक्चर, ये मेड अप ऑफ ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टोमियर से बना हुआ स्ट्रक्चर है, उसमें फ्लूइड फील्ड कैविटी प्रेजेंट है। एंड ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड फील्ड कैविटी आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गैस्ट्रुलेशन में से सेल मूवमेंट इसी कैविटी से होते, ब्लास्टोसिल कैविटी में होते, गैस्ट्रुलेशन में सेल मूवमेंट। उसके साथ ये सेल्स को अलग अलग करने का काम करते हैं, एनिमल पोल सेल्स को वेजिटल पोल सेल से अलग करने का काम फ्लूइड फील्ड कैविटी करते हैं, ब्लास्टोसिल कैविटी करते हैं। उसके बाद ब्लास्टुला आगे जाके यहाँ पे बहुत सारे सेल मूवमेंट्स होंगे। एंड सेल मूवमेंट्स में यहाँ पे देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द, सॉरी, यहाँ पे गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे गैस्ट्रुला का स्ट्रक्चर बनेगा। सो फॉर्मेशन ऑफ द गैस्ट्रुला। अभी देखो गैस्ट्रुला में यहाँ पे ये कुछ सेल्स एक्टोडर्म फॉर्मेशन करेंगे, जो आउटर लेयर है। कुछ सेल्स मीसोडर्म फॉर्मेशन करेंगे, जो मिडल जर्म लेयर। कुछ सेल्स एंडोडर्म फॉर्मेशन करेंगे, वो इनर जर्म लेयर। एंड यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ द आर्केंट्रियन। तो ये आर्केंट्रियन कैविटी है। ओके, आर्केंट्रियन या इसे गैस्ट्रोसिल कैविटी बोलते हैं। आर्केंट्रियन, ये ब्लास्टोपोर है। ब्लास्टोपोर ये फर्स्ट ओपनिंग होता है जो गैस्ट्रुलेशन में बनता है। एंड ये 3 जर्म लेयर, अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। मैं जस्ट आपको एक इंट्रो करके दे रहा हूं कि एक्टोडर्म, मीसोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीसोडर्म एंड एंडोडर्म, ये 3 जर्म लेयर बनते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, ओके, 4 स्टेज अर्ली स्टेज कहेंगे रीमा। 4 सेल मतलब अर्ली स्टेज, की जो 4 सेल एम्ब्रियो बोलते हैं वो उतना ही बोलते हैं। ओके, तो ये दिस इज द गैस्ट्रुला स्टेज, ये गैस्ट्रुला है। एंड गैस्ट्रुला के बाद यहाँ पे फिर से, क्योंकि गैस्ट्रुलेशन कंप्लीट हुआ, 3 जर्म लेयर डिटरमाइन हो गए, तो 3 जर्म लेयर डिटरमाइन होने के बाद फिर यहाँ पे फॉर्मेशन होती है स्टेज ऑफ द लार्वा। यहाँ पे लार्वा की स्टेज बनती है। अब ये लार्वल स्टेजेस जो होते हैं
अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इसको कभी इंसेक्ट्स में इंस्टार स्टेज बोलते हैं, या पुपल स्टेज बोलते हैं, सॉरी लार्वल स्टेजेस बोलते हैं, या यहाँ पे इसको प्रीमेच्योर एम्ब्रियो बोलते हैं, कि जो लार्वा जो होते हैं वो लार्वा, ये जैसे यहाँ पे प्लूटस लार्वा है, तो यहाँ पे प्लूटस लार्वा का फॉर्मेशन हो। ओके, ब्लास्टोपोर ये बाद में बताऊंगा मैं, ये फर्स्ट ओपनिंग होती है। ओके, इसे ब्लास्टोपोर बोलते हैं, जो कि इनिशियल साइट है कि जहां से गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हुआ था। देन उसके बाद प्लूटस लार्वा बना, तो प्लूटस लार्वा, अभी लार्वा के बाद क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में आप आर्केंट्रियन मतलब प्रिमिटिव गट है, जो आगे जाके हमारा जो स्टमक बनता है ना, जो स्टमक कैविटी होती है, इसे आर्केंट्रियन की वजह से बनी। वो आर्केंट्रॉन आगे जाके वो प्रिमिटिव गट या गैस्ट्रोसिल कैविटी भी बोलते हैं उसे। ओके, आर्केंट्रियन कैविटी होती है, कैविटी। ओके, जो आगे जाके प्रिमिटिव गट बनाती है, जो हमारा स्टमक का पार्ट है, जो इनर साइड का जो है ना, वो आर्केंट्रियन की वजह से बना है। बट आगे जाके मैं बताऊंगा आपको। एंड उसके बाद फिर आगे जाके देर इज द, क्योंकि लार्वा आगे जाके मेटामॉर्फोसिस करेगा, एंड मेटामॉर्फोसिस से यहाँ पे अडल्ट का फॉर्मेशन होगा। एंड देर इज द फॉर्मेशन ऑफ अडल्ट। अब ये जो अडल्ट है, हाँ कैविटी है, कैविटी। एंड ये अडल्ट जो बना, अभी देखो ये स्मार्ट, हैंडसम, गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, ये अडल्ट बना। तो ये जो अडल्ट है, अब ये अडल्ट कौन है वैसे, इसका इसको नाम दे दो आप। यस, ये कौन सा अडल्ट है, तो दिस इज द सी स्टार। ये स्टार फिश है कि जो अडल्ट बना, एंड अडल्ट जैसे ही बनता है। यस यस, तो इसको नाम दिया हमने स्टार फिश। एंड ये स्टार फिश फिर आगे क्या करेगा, ये आगे जाके सर्वाइव होगा, एंड सर्वाइव होते होते फिर आगे जाके सर्वाइव होगा, एंड सर्वाइव होने के बाद फिर आगे जाके सबको जिसका इंतजार होता है, जो सबका होता है, दैट इज डेथ। मतलब वो भी बूढ़ा हो जाएगा, और बूढ़ा होने के बाद उसकी भी डेथ होगी। मतलब फाइनली क्या होगी कि फाइनली डेथ होने के बाद उसकी डेवलपमेंट जो है कंप्लीट हो गई। तो मतलब कि डेवलपमेंट स्टार्ट कहां से हुई थी, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट से स्टार्ट हुई। जाइगोट के बाद अभी आपको यहाँ पे दिखेगा जो हमने कमिटमेंट स्टेजेस देखे थे, 4 कमिटमेंट स्टेजेस। यहाँ पे होता है ग्रोथ, यहाँ पे होता है ग्रोथ के बाद कमिटमेंट, देन कमिटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएशन, तो कमिटमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन होगा, एंड देन मॉर्फोजेनेसिस होगी। तो मॉर्फोजेनेसिस से फिर ऑर्गेनिज्म का बॉडी फॉर्मेशन होगा। तो ये सारी जो है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज द डेवलपमेंट। तो ये सारे जो फेजेस है, जिसे बोलते हैं डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट मतलब, हाँ यस, प्लूटस लार्वा लार्वल स्टेजेस स्टारफिश का इकाइनोडर्मेटा में आता है वो प्लूटस लार्वा। तो ये प्लूटस लार्वा सी अर्चिन में हम देखते हैं, स्टारफिश में देखते हैं। ओके, तो ये मेजरली हम देखते हैं कि दिस इज द मॉर्फोजेनेसिस, एंड मोल्टिंग आप बाद में बोल सकते हो। ये समझ में आया एनिमल का डेवलपमेंट, यहां तक समझा? यस, यहां तक समझा आप लोगों को? नाउ नेक्स्ट, अब देखो व्हाट इज द ग्रोथ। ग्रोथ, इसका मतलब है कि ग्रोथ में हमें देखते हैं कि ग्रोथ मतलब सबसे फर्स्ट तो, क्योंकि हमें की स्टेप देखे, ग्रोथ देखी, कमिटमेंट, मॉर्फोजेनेसिस एंड डिफरेंशिएशन, तो उसके डिफरेंसेस मतलब उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ओके, सो व्हाट इज ग्रोथ? यस, तो ग्रोथ मींस, ग्रोथ मतलब इंक्रीजिंग सेल साइज, इंक्रीजिंग सेल मास।
तो ग्रोथ मतलब क्या है? ग्रोथ मतलब सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन। तो जब सेल डिवीजन होता है, सेल इलोंगेशन होता है, तो उसको ग्रोथ बोलते हैं। तो ग्रोथ मीन्स इंक्रीजिंग सेल डिवीजन। तो देखो, सबसे फर्स्ट सेल डिवीजन होगी एंड सेल डिवीजन के साथ साथ सेल इलोंगेशन भी होगा, तो उसे हम बोलते हैं ग्रोथ हो गई। सो तो जब सेल जो है ये सेल डिवाइड करेगी, तो डिवाइड करेगी मतलब भी ग्रोथ है, इलोंगेट होगी तो भी ग्रोथ है। तो एक होता है माइटोसिस, सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन। तो एनलार्जमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सेल्स। इसे हम बोलते हैं ग्रोथ। तो ग्रोथ में दोनों भी आता है, सेल डिवीजन भी आती है, सेल इलोंगेशन भी आता है, या कभी कभी सिंगल भी हो सकता है, सेल डिवीजन हो सकती है, सेल इलोंगेशन हो सकता है, दोनों में से एक भी हो सकता है। बट ग्रोथ मतलब साइज इंक्रीज होना, मास इंक्रीज होना, ओके, इलोंगेशन होना सेल्स का। अभी देखो, जनरली अगर हम एनिमल्स की अर्ली डेवलपमेंट देखो, सो इन एनिमल्स अर्ली डेवलपमेंट, एनिमल्स के अर्ली डेवलपमेंट में आपको ग्रोथ कैसे दिखाई देती है? तो इन एनिमल्स अर्ली डेवलपमेंट हियर आपको ग्रोथ कैसे दिखाई देती है? तो एनिमल्स के अर्ली डेवलपमेंट में आपको जो ग्रोथ दिखाई देती है, मतलब एनिमल्स का अर्ली डेवलपमेंट में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलते हैं? अर्ली एनिमल्स क्लीवेज डिवीजन, अर्ली क्लीवेज डिविजन्स इन एनिमल्स आर रैपिड। तो यहाँ पे रैपिड क्लीवेज होता है। रैपिड मतलब रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होते हैं। एंड रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन कैसे होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर सेल्स हम देखते हैं ना, कि कैंसर सेल्स की जो पगला जाते हैं, मतलब बहुत ही फास्ट डिवाइड करते हैं, एकदम फास्ट, एकदम स्ट्रॉन्ग जो है वो फास्ट डिवीजन किया जाएगा। ओके, तो मेजरली जब फास्ट डिवीजन होता है, रैपिड डिवीजन होता है, जैसे कैंसर सेल में होता है, वैसे एनिमल्स में होता है। ये भी सेल्स एनिमल्स के अर्ली डिवीजन में क्या होते हैं? बहुत फास्ट डिवीजन करते हैं, अर्ली डिवीजन करते हैं, जो फास्ट होते हैं, रैपिड होते हैं, मतलब वो पगला जाते हैं। एंड ये इसलिए, दैट इज, अभी फास्ट डिवीजन का रीजन क्या है? फास्ट डिवीजन का रीजन ये कि यहाँ पे जनरली आप देखो कि सेल साइकिल में गैप फेजेस, तो गैप फेजेस absent इन सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में गैप फेजेस एब्सेंट होते हैं। एंड अगर सेल साइकिल में गैप फेजेस एब्सेंट है, मतलब G1 एंड G2 फेज एब्सेंट, एंड G1 एंड G2 फेज एब्सेंट होता है, एंड यहाँ पे S एंड M फेज प्रेजेंट होता है सेल साइकिल में। सो इन सेल साइकिल, so only S and M phase present, तो ओनली एस एंड एम फेज प्रेजेंट होता है। अभी देखो, जो गैप फेजेस एब्सेंट होता है, तो गैप फेजेस एब्सेंट है, फिर भी सेल साइकिल हो रही है। एंड इवन आप देखना कि गैप फेजेस एब्सेंट है मतलब, और यहाँ पे सिर्फ सेल इलोंगेशन होता है, सो सेल इलोंगेशन भी एब्सेंट होता है। तो सेल्स ओनली क्या हो रहा है? ग्रोथ किस वे से हो रही है? ग्रोथ इट इज ड्यू टू ओनली द सेल डिवीजन। तो यहाँ पे ओनली सेल डिवीजन ऑकर, तो सेल डिवीजन से, सो ग्रोथ ऑकर बाय ओनली सेल डिवीजन इन अर्ली डेवलपमेंट, कि सेल डिवीजन से ग्रोथ होती है। तो क्या पॉसिबल है ये कि एनिमल्स में अर्ली डेवलपमेंट में सेल साइकिल में गैप फेजेस प्रेजेंट एब्सेंट होना, एंड यहाँ पे
एस एंड एम फेजेस प्रेजेंट होना। मतलब क्या ऐसे सेल डिवाइड हो सकती है कि जिसमें गैप फेजेस ना हो? सेल साइकिल हो सकती है कैसे? यस। तो आप लोगों ने सेल बायोलॉजी पढ़ी है, आप लोगों ने सेल साइकिल भी पढ़ी है, तो क्या ऐसे पॉसिबल है क्या कि विदाउट G1 G2 फेज सेल साइकिल कंटिन्यू हो? यस। एंड अगर पॉसिबल है तो कब? यस। तो आप भी बताना अभी। रेप्टाइल्स, बर्ड्स में आप देखना कि यहाँ पे, हाँ यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। अनुप्रेरणा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ गैप फेजेस एब्सेंट है, सेल साइकिल हो ही कैसे रही है? आपने कैसे मान लिया ये? हाँ, आप बोलोगे सर सेल साइकिल नहीं होगी ऐसे, या होगी? ऐसे पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल है? यस, यस, क्यों पॉसिबल है? जल्दी से बताओ, इज इट पॉसिबल? योग प्रेजेंट, यस। तो सुष्मिता कह रही है योग प्रेजेंट। रेप्टाइल्स मीन्स रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मीन्स रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स 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 मीन्स रेप्टाइल्स। तो योग प्रेजेंट होता है, करेक्ट। गैप फेजेस इसलिए एब्सेंट है क्योंकि योग प्रेजेंट है। मतलब अगर योग प्रेजेंट है, मतलब देखो गैप फेजेस में भी एक्चुअल में क्या होता है? गैप फेजेस में क्या होता है? गैप फेजेस में प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। गैप फेजेस में जो भी रिक्वायरमेंट सेल साइकिल के लिए, जितने भी प्रोटीन्स लगते हैं, जितने भी एंजाइम्स लगते हैं, वो गैप फेजेस में सिंथेसाइज होते हैं। तो नॉर्मल सेल साइकिल में गैप फेजेस उसलिए चाहिए कि प्रोटीन्स एंड एंजाइम सिंथेसिस के लिए। बट एनिमल्स में आप देखना, एनिमल्स में क्या होता है? एनिमल्स में पहले से ही योक भरा होता है। मतलब आप देखना कि जो रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, उनके जो एग है, एक तो एग बहुत बड़े साइज के होते हैं, और बड़े साइज के होते हैं, और उनमें बहुत सारा योक भरा होता है। अब ये योक क्या होता है? यस, तो योक क्या होता है? जिसमें प्रोटीन्स एंड एमआरएनए होते हैं। अभी योक कहां से आता है? योक कहां से आता है? तो ये मदर से आता है। एंड मदर क्या करती है? अर्ली एम्ब्रियो डेवलपमेंट में जो भी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन्स की, एंजाइम्स की, वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट योग से दी जाती है। मतलब क्या? हमारे एनिमल्स में आप देखना कि एनिमल्स में हमारी मदर या हमें बहुत चिंता होती है कि मेरा इत्तू सा छोटू सा बेबी एग में कैसे रहेगा, वो क्या खाएगा, उसके ऊपर कौन ध्यान रखेगा, उसकी कैसे नरिशमेंट होगी। हमारी मदर बहुत चिंता करते, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार कि हाय राम, हाय रे दैया, मेरा ये वो एक बेबी कैसे रहेगा उस एग में, उसके ऊपर कौन ध्यान रखेगा। एंड इसीलिए ये जो प्यार होता है ना, तो माँ क्या करती है कि बहुत सारा प्यार जमा करके उस एग को देती है, उसे योग बोलते। एंड योग मतलब बहुत सारा प्यार, कि जो बेबी, मतलब जो भी वो एम्ब्रियो बनने वाला है ना, उस एम्ब्रियो को डेवलपमेंट में हेल्प करता है। एंड इसीलिए देखो, अगर गैप फेजेस तब होने चाहिए जब आपके पास पहले से प्रोटीन ना हो, पहले से एमआरएनए ना हो, पहले से एंजाइम्स ना हो। बट यहाँ पे पहले से प्रोटीन्स, एमआरएनए योग में भरे पड़े, एंड इसीलिए यहाँ पे गैप फेजेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना सारा प्यार, हाय रे राम, मेरा बच्चा, मेरा बेबी, मेरा सोना, मेरा पिल्लू, मेरा टिल्लू, और क्या है, मेरा मोनू, मेरा सोनू, और क्या बताए, मतलब हाय राम, ये बेबी कैसे रहेगा एग में। तो इतनी सारी चिंता, इतना सारा प्यार, मतलब इतनी सारी चिंता होती है, तो मदर क्या करती है? पहले से योग डाल देती है उसमें। एंड ये जो योग होता है, ये योग होने की वजह से क्या होता है, फिर वहां पे गैप फेजेस की जरूरत नहीं है। तो योग के इसलिए गैप फेजेस नहीं है। अगर योग नहीं होता ना, तो गैप फेजेस होते, और होने भी चाहिए। हाँ, पिंटू, चिंटू, मिंटू, टिंटू, जो भी हो, वो सारा मतलब उसका ख्याल रखने के लिए अर्ली डेवलपमेंट में ही मोनू, सोनू, चिंटू, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये सारा जो है, मैं समझ रहा हूँ, गोलू है, मोटू है, यस, ये जो आपका, मैं समझ रहा हूँ आपकी सारी बातें, आपके फीलिंग्स मेरे तक पहुंच रही है, सही जा रहे हो आप, वेरी गुड। तो इतनी सारी चिंता जो होती है ना, हाँ रिंकू पिंकू, ये सारी चिंता योग में डाली जाती है, और वो योग को दिया जाता है। योग प्रेजेंट है इसलिए गैप फेजेस प्रेजेंट नहीं है।
योग प्रेजेंट है इसीलिए गैप फेजेस प्रेजेंट नहीं है। हाँ, यस करेक्ट। तो इसलिए गैप फेजेस एब्सेंट क्यों है? क्योंकि योग प्रेजेंट है। अभी देखो उसके साथ साथ सेल इलोंगेशन भी एब्सेंट है, उसके साथ साथ सेल इलोंगेशन एब्सेंट है। एंड हियर ओनली एस एंड एम फेज प्रेजेंट। मेजरली अगर आप ये देखो कि अगर सेल साइकिल अगर एस एंड एम फेज होगी तो सेल साइकिल का ड्यूरेशन क्या होगा? यस, तो देर इज द वेरी शॉर्ट, तो शॉर्ट सेल साइकिल ड्यूरेशन होता है। ओके, तो सेल साइकिल का ड्यूरेशन शॉर्ट होता है एंड इसलिए हम बोलते हैं कि मेजरली अगर हम ये देखें, देखो सिंसिशियम अभी मत लो सोमिल्या, सिंसिशियम में आपको आगे जाके बताऊंगा। सिंसिशियल में सेम योग होता है इसलिए वहां पे भी रैपिड डिवीजन होती है ड्रोसोफिला में। ओके, बट अभी सिर्फ जनरल बात कर रहे हैं हम। यस, हाँ, तो देखो अभी सिंपली हम क्या बोल रहे हैं कि योग प्रेजेंट है इसलिए गैप फेजेस एब्सेंट है। इसके साथ साथ सेल डिवीजन हो रही है, सेल इलोंगेशन एब्सेंट है। अभी देखो अगर हम मेजरली हम देखते हैं कि जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल में शॉर्ट साइकिल ड्यूरेशन होता है एंड योग सपोर्ट करता है अर्ली डिवीजन को। सो योग सपोर्ट अर्ली डेवलपमेंट, तो योग सपोर्ट करता है अर्ली डेवलपमेंट को, कि योग हमेशा अर्ली डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है एंड इसी वजह से यहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन होती है। सो रैपिड सेल डिवीजन होगा। तो ये समझ में आपको यहां तक समझा? तो रैपिड सेल डिवीजन होगा। तो ये है फर्स्ट पॉइंट कि अर्ली मैमल्स का नहीं, मैमल्स का अंचला मैं आपको बताऊंगा, मैमल्स में योग कम होता है, बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन होता है। मैमल्स में प्लासेंटा होता है। ओके, तो मैमल्स में डिवीजन स्लो होती है क्योंकि हमारे पास प्लासेंटा होता है, बट जिनमें योग ज्यादा होता है उनकी बात कर रहे हैं। ओके, हाँ, अभी ये हुआ मेजर। अभी दूसरा, जैसे आप देखो कि जो सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन अगर होगी तो सेल साइज के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? कि सेल साइज के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? सेल साइज, क्योंकि सेल डिवीजन हो रही है तो सेल साइज आइदर डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। सो इन ईच सेल डिवीजन, सेल साइज जो होती है वो डिक्रीज होती है। तो इन ईच सेल डिवीजन क्या होता है? सेल साइज डिक्रीजेस। तो हर सेल डिवीजन में सेल साइज डिक्रीज होती है। ओके, अब ये जो डिक्रीज इसलिए होगी क्योंकि अभी डिक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि सेल इलोंगेशन नहीं हो रहा है। सो डिक्रीजेस, एंड डिक्रीजेस की वजह से क्या हो रहा है? देखो पहले अभी देखो एक सेल बड़ी थी, ये जाइगोट है, जाइगोट आगे जाके डिवाइड होगा, और आगे जाके और डिवाइड होगा, और आगे जाके और डिवाइड होगा। तो साइज के ऊपर क्या अफेक्ट होगा? यस, तो साइज के ऊपर क्या अफेक्ट होगा? क्योंकि रैपिड डिविजन्स करनी होती है ना, इसलिए इलोंगेशन नहीं किया जाता। एंड इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि रैपिड डिविजन्स में सेल्स ओनली रैपिडली क्या करती है? एस एंड एम फेज करती है। सेल ओनली एस एंड एम फेज करती है। तो इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे फास्ट रैपिड डिवीजन होगी एंड रैपिड डिवीजन होगी, इसका मतलब क्या है? सेल साइज डिक्रीज होगी, सेल साइज डिक्रीजेस। सो हियर तो देखो सेल की साइज डिक्रीज होगी। अभी देखो सेल की साइज अगर डिक्रीज होती है, मेजरली अगर हम ये देखें कि सेल साइज अगर डिक्रीज होगी रैपिड डिविजन्स में, तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो में क्या इफेक्ट होगा? तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, सो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो में क्या इफेक्ट होगा? तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो में इफेक्ट क्या होगा यहाँ पे? मतलब
न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म है। अभी देखो न्यूक्लियस बाय साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस बाय साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है, मतलब न्यूक्लियस क्या सभी सेल्स को सेम मिल रहा है? यस। क्या न्यूक्लियस का कंट्रीब्यूशन सिमिलर हो रहा है? तो यस, न्यूक्लियस तो क्योंकि माइटोसिस हो रही है, माइटोसिस में न्यूक्लियर कॉन्ट्रीब्यूशन हमेशा 2n ही होता है, तो सभी सेल्स को 2n न्यूक्लियस मिल रहा है, करेक्ट है। 100% कॉन्सेंट्रेशन मतलब 100% है। बट क्या साइटोप्लाज्म सेम मिल रहा है सभी सेल्स को, मतलब साइटोप्लाज्म इक्वली रह रहा है क्या? तो नहीं। देखो पहले केस में क्या हो रहा है ना, न्यूक्लियस तो 100% कॉन्ट्रीब्यूशन है, साइटोप्लाज्म एक ही सेल है तो यहाँ पे 100% साइटोप्लाज्म है, तो 100+100 रेशियो हुआ 1, मतलब 1, मतलब दोनों में 100% साइटोप्लाज्म है, दोनों में 100% न्यूक्लियस है। दूसरे सेल्स में न्यूक्लियस तो 100% है बट साइटोप्लाज्म कितना है, 50% है, तो साइटोप्लाज्म 50% है, तो इसका मतलब रेशियो हुआ 2, न्यूक्लियस बाय साइटोप्लाज्म 2 रेशियो हुआ। अगर तीसरे केस में आप देखो कि न्यूक्लियस तो सेम ही कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है बट साइटोप्लाज्म और डिक्रीज हुआ 25, तो रेशियो हुआ 4। तो आप देखो रेशियो कैसे इंक्रीज हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है इसलिए साइटोप्लाज्म कम होता जा रहा है, एंड साइटोप्लाज्म कम होता जा रहा है, न्यूक्लियस तो सेम ही रह रहा है, इसीलिए रेशियो में क्या चेंज आ रहा है, रेशियो इंक्रीज हो रहा है। रेशियो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि साइटोप्लाज्म कम करते जाओगे तो रेशियो हमेशा इंक्रीज होता चल जाएगा। ये समझ में आया? यस। तो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो इंक्रीजेस। यस, ये समझा कि न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो इंक्रीज होता चला जाता है। अभी ये हुआ कि न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो इंक्रीज हुआ। नाउ दूसरी कंडीशन कि अभी आप बोलोगे सर ये कब तक चलेगा, ये कब तक चलेगा कि एक सेल साइज मतलब रैपिड सेल डिवीजन हो रही है, सेल इलोंगेशन एब्सेंट है, उसके साथ साथ आप ये बोलोगे कि G1 G2 फेजेस एब्सेंट है, सेल साइज डिक्रीज हो रही है, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्म रेशियो इंक्रीज हो रहा है, तो ये कब तक चलेगा? तो ये अभी सिचुएशन आएगी कि जब तक योग प्रेजेंट है तब तक चलेगा। सो रैपिड सेल डिवीजन, रैपिड सेल डिवीजन इन एनिमल्स occur up to mid blastula stage. So रैपिड सेल डिवीजन कब तक होती है? तो मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन के तक होती है, मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन के पीरियड तक होती है। मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन मतलब हाँ जब तक योग है, जब तक योग है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि रैपिड सेल डिवीजन मतलब क्या, कि यहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन, उसके बाद दूसरा G1 एंड G2 फेज अपसेट, सेल इलोंगेशन अपसेंट, और क्या, और हम बोलते हैं सेल इलोंगेशन अपसेंट, सेल साइज डिक्रीज, तो सेल साइज डिक्रीजेस, और क्या, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीजेस। ये कब तक चलेगा? तो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो कब तक इंक्रीज होगा? ये तब तक चलेगा, इतने सारे चेंजेस हमने देखे, देखो मैंने एक बार फिर से रिवाइज करके दिया, इतने सारे तब तक चलेंगे जब तक योग प्रेजेंट है, एंड योग जैसे ही एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो योग एग्जॉस्टेड, योग खत्म हो जाएगा। योग अगर खत्म हुआ तो इसका मतलब है यहाँ पे ये मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन है, तो ये ब्लास्टुला स्टेज के बाद
तो मिड ब्लास्टुला स्टेज के बाद योग खत्म हुआ, अभी योग नहीं रहा, सेल साइकिल करनी है, तो क्या प्रोटीन सिंथेसिस होगा फिर से? यस, योग नहीं रहा, यस योग नहीं रहा, एंड अगर योग नहीं रहा और सेल साइकिल मिड ब्लास्टुला स्टेज में आके योग नहीं रहा, सेल साइकिल करनी है, तो अभी क्या करना पड़ेगा? योग नहीं रहा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन के लिए जीन एक्सप्रेस करने पड़ेंगे, तो जाइगोट क्या करेगा? जाइगोटिक जीन एक्सप्रेशन होगा। यहाँ पे जाइगोटिक जीन एक्सप्रेशन होगा। एंड जाइगोटिक जीन एक्सप्रेस हुआ, तो जाइगोटिक जीन एक्सप्रेस होने के बाद, जाइगोटिक जीन मतलब जाइगोट में अपने जीन एक्सप्रेस हो गए, तो यहाँ पे नॉर्मल सेल साइकिल, तो यहाँ पे नॉर्मल सेल साइकिल अराइजेस। यहाँ पे गैप फेजेस प्रेजेंट, तो गैप फेजेस पे प्रेजेंट हो जाते हैं, एंड यहाँ पे G1S, तो यहाँ पे G1S, G2 एंड EM, तो G1 G2 फेजेस अराइज हो जाएंगे, एंड ये जो G1 G2 फेजेस अराइज हो गए, तो यहाँ पे फिर से सेल एलोंगेशन अराइज होगा। सेल एलोंगेशन अराइजेस, एंड यहाँ पे नॉर्मल सेल साइकिल ड्यूरेशन हो जाए, नॉर्मल सेल साइकिल ड्यूरेशन। तो एक हमेशा याद रखना कि होता क्या है, जब भी अर्ली डेवलपमेंट होती है, तो अर्ली डेवलपमेंट में अप टू जाइगोटिक जीन एक्सप्रेशन, मतलब ये जाइगोटिक जीन एक्सप्रेशन ये डिसाइड करेगा, हाँ स्टार्ट हो जाएगा, फिर मिड ब्लास्टुला के बाद सारे फेजेस आ जाएंगे, नॉर्मल सेल साइकिल ड्यूरेशन होगा, एंड नॉर्मल सेल साइकिल ड्यूरेशन होने के बाद फिर से नॉर्मल सारी चीजें स्टार्ट हो जाएगी। तो मिड ब्लास्टुला तक इसलिए क्योंकि मिड ब्लास्टुला तक योग था, अभी योग क्यों था? क्योंकि अर्ली डेवलपमेंट में रैपिड डिवीजन करनी थी, अर्ली डेवलपमेंट में रैपिड डिवीजन करनी है, तो गैप फेजेस रैपिड डिवीजन करने नहीं देते, गैप फेजेस में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, एंड ये टाइम वेस्ट ना हो इसलिए अर्ली डेवलपमेंट में योग को रखा है। अगर योग हुआ तो गैप फेजेस नहीं होंगे, तो फास्ट डिवीजन होंगे, बहुत सारे सेल्स बनेंगे। एक बार ब्लास्टुला बन गया तो ब्लास्टुला के बाद तो फिर आगे जाके गैस्ट्रुलेशन ही करना है, तो गैस्ट्रुलेशन में तो स्लो डिवीजन हुआ तो भी चलेगा, क्योंकि वहां पे आपको डिफरेंशिएशन में ज्यादा जोर देना है, वहां पे आपको मॉर्फोजेनेसिस करनी है। ओके, जहां पे योग होता है ज्यादा, योग जहां पे ज्यादा होता है वहां पे रैपिड डिवीजन होती है, क्योंकि योग होना चाहिए। ओके, ये समझ में आया? तो जाइगोटिक जीन, तो मिड ब्लास्टुला हो गई ना, अभी मिड ब्लास्टुला स्टेज के बाद ही जाइगोटिक जीन एक्सप्रेस होंगे मानसी। तो जाइगोटिक जीन, क्योंकि अब तक जाइगोट की जीन एक्सप्रेस ही नहीं हुई ना, ब्लास्टुला तक कोई जाइगोट का जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ, ब्लास्टुला तक जो भी प्रोटीन यूज हुए वो सारे योग से हुए, ये समझ में आया? सारे प्रोटीन योग से यूज हुए, आप जाइगोट ने कोई प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं किया है, तो जाइगोटिक जीन बाद में एक्सप्रेस हुए ना, वो तो फिर चेंज हो जाएगा बाद में, मिड ब्लास्टुला स्टेज के बाद न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो वो इंक्रीज नहीं होगा, तो फिर अकॉर्डिंग टू उसका जो भी रेशियो होगा नॉर्मल सेल साइकिल की तरह वो हो जाएगा। ओके, आपको तो सिर्फ अर्ली डेवलपमेंट का याद रखना है। ये समझ में आया कि आप मुझे ये बताओ, अर्ली डेवलपमेंट का ये समझ में आया एनिमल्स में क्या होता है? तो एनिमल्स में ये पांच चीजें सिर्फ याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं बोला मैंने। देखो, जीवन रैपिड सेल डिवीजन होता है, G1 G2 एब्सेंट होते हैं, सेल इलोंगेशन एब्सेंट होता है, सेल साइकिल सेल साइज डिक्रीज होती है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज होता है। तो बस इतना याद रखो। यस, हाँ रिया, सीक्रेट है वो, सीक्रेट है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, वो सीक्रेट बाद में खुलेगा, टॉप सीक्रेट है वो, अभी नहीं बताऊंगा ना ना ना। ओके, नाउ नेक्स्ट प्लांट डेवलपमेंट।
अभी प्लांट डेवलपमेंट में यहाँ पे अभी जनरली अगर आप देखो कि जो भी प्लांट डेवलपमेंट, व्हाट इज प्लांट एंड प्लांट डेवलपमेंट। अभी देखो फॉर एग्जांपल मेजरली अगर हम ये देखें कि जनरल केस में ये प्लांट डेवलपमेंट में यहाँ पे भी जायगोट फॉर्मेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन होता है। यहाँ पे भी स्पर्म सेल एक के साथ मेजरली फ्यूज होते हैं एंड यहाँ पे जायगोट बनता है। जायगोट एक बार फॉर्मेशन हुआ तो जायगोट फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे एक सेल स्मॉल बनती है एंड एक सेल लार्ज बनती है। ओके, सो हियर एक सेल स्मॉल बनते हैं जिसे टर्मिनल सेल बोलते हैं, यानी इसे बेसल सेल बोलते हैं। तो एक सेल स्मॉल बनती है, एक सेल लार्ज बनती है। ओके, दूसरा यहाँ पे मेजरली ब्लास्टुला 100 to 1000 सेल्स का होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में होता है। ओके, उसके बाद देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ 4 सेल स्टेज 8 सेल स्टेज। तो यहाँ पे 4 सेल 8 सेल स्टेज फॉर्मेशन होता है। तो हियर उसके बाद अभी देखो पहले तो अर्ली स्टेजेस में मेजरली जायगोटिक जीन एक्सप्रेशन मतलब जायगोट के जीन एक्सप्रेस होना। ओके, अभी देखो मेजरली अगर हम ये जो फर्स्ट स्टेज आती है प्लांट्स में, इसे हम बोलते हैं ग्लोबुलर स्टेज एम्ब्रियो। देन ग्लोबुलर स्टेज के बाद फिर आगे जाके आती है हार्ड स्टेज एम्ब्रियो। तो यहाँ पे हार्ट स्टेज एम्ब्रियो आती है एंड उसके बाद ग्लोबुलर के बाद हार्ट आती है, हार्ट के बाद आती है टॉर्पेडो स्टेज एम्ब्रियो। तो दिस इज सीड एंड ये जो होता है टॉर्पेडो स्टेज एम्ब्रियो। दिस इज टॉर्पेडो स्टेज एम्ब्रियो। तो ये 3 स्टेजेस है कि जो सीक्वेंशियल होती है प्लांट्स में, जो ऑर्गेनाइज स्टेजेस है। ओके, ग्लोबुलर स्टेज, हार्ट स्टेज एंड टॉर्पेडो स्टेज। ओके, एंड उसके बाद जैसे टॉर्पेडो स्टेज होता है तो टॉर्पेडो स्टेज होने के बाद ये सीड्स में होता है, सीड्स का जर्मिनेशन होता है। तो यहाँ पे फिर आगे जाके न्यू प्लांटलेट बनता है। तो सीड जर्मिनेशन होगा तो यहाँ पे एक प्लांटलेट बनेगा। एंड ये जो प्लांटलेट है नाउ सी सीड जर्मिनेशन होगा एंड न्यू प्लांटलेट बनेगा एंड न्यू प्लांटलेट फिर आगे जाके ये भी बड़ा बन जाएगा, इसकी भी ग्रोथ होगी एंड ये अडल्ट प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। सो अडल्ट प्लांट बनेगा, फिर अडल्ट प्लांट जो है वो
आगे जाके वो भी सर्वाइव होगा। तो ये भी आगे जाके सर्वाइव होगा, ग्रोथ करेगा, डिफरेंशिएशन करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, एंड आगे जाके उसकी भी डेथ हो जाएगी। सो दिस इज अडल्ट प्लांट। एंड यहाँ पे भी फिर कि जिसका होता है सबको इंतजार, वो भी हो जाएगा। फिर आगे जाके कंप्लीट डेवलपमेंट, एंड डेवलपमेंट कंप्लीट होगा तो उसकी भी डेथ होगी। तो फाइनली जाके हम क्या बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट स्टार्ट होती है जाइगोट से एंड एंड होती है डेथ से। यहाँ पे फिर से प्लांट की भी डेथ हो जाएगी। हाँ, तो ये प्लांट्स की डेवलपमेंट है। ओके, नाउ दोनों भी टर्मिनल सेल डिवाइड कर रही है। ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस है, ये आगे जाके मैं बताऊंगा। टर्मिनल सेल का रोल अलग होता है, बेसल सेल का रोल अलग होता है। टर्मिनल सेल एम्ब्रियो बनाती है, बेसल सेल ये जो होते हैं वो सस्पेंसर सेल बनाती है। ओके, यहाँ पे सिर्फ ये एम्ब्रियो के सेल से, ये टर्मिनल सेल जो है ना, ये एम्ब्रियो के सेल से, ये एम्ब्रियो के सेल से। अभी जनरली आप देखो यहाँ पे भी आपको 4 की स्टेप्स देखेंगे। एक होता है ग्रोथ, एक होता है ग्रोथ, दूसरा होता है ग्रोथ के साथ साथ देयर इज द रोल ऑफ द कमिटमेंट। so growth, commitment, then differentiation. So growth, commitment, differentiation and morphogenesis. So growth, commitment, differentiation and morphogenesis. ओके तो ये यहाँ पे आपको समझ में आया? यस, तो ग्रोथ, कमिटमेंट, डिफरेंशिएशन, मॉर्फोजेनेसिस। यस, यहाँ तक समझा प्लांट डेवलपमेंट। तो प्लांट एंड एनिमल को मैंने एक जस्ट डायग्रामेटिक आपको बताया, बाकी हम डिटेल में देखेंगे सारे चीजों को, इन डिटेल में आगे जाके डिस्कस करेंगे। यहाँ तक समझा? यस। नाउ अभी डिफरेंस बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है देखो। तो जैसे ग्रोथ अगर आप देखो प्लांट्स में, तो ग्रोथ इन प्लांट्स, ग्रोथ इन प्लांट्स में हम ये देखते हैं कि ग्रोथ इन प्लांट्स यहाँ पे स्लो ग्रोथ होती है, स्लोवर ग्रोथ होती है। एंड स्लोवर मतलब यहाँ पे G1S G2M फेजेस होते हैं। तो G1S G2M मतलब सारे फेजेस प्रेजेंट होते हैं। अभी सारे फेजेस क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि प्लांट्स में योक नहीं होता है, यहाँ पे योक अब्सेंट होता है, तो योक अब्सेंट है। एंड यही एक रीजन है कि यहाँ फिर आपको मतलब सारे जो भी जीन्स है वो पहले स्टेज से ही एक्सप्रेस होते हैं। यहाँ पे नॉर्मल सेल साइकिल होती है, नॉर्मल सेल साइकिल, यहाँ पे नॉर्मल सेल साइकिल है, मतलब यहाँ पे G1S G2 एंड M ये फेजेस प्रेजेंट होते हैं। अभी देखो G1S G2M फेजेस है, यहाँ पे योक अब्सेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट सेल स्टेज, फ्रॉम फर्स्ट सेल स्टेज यहाँ पे जाइगोट बनने के बाद क्या होता है? जाइगोटिक जीन एक्सप्रेशन होता है, तो जाइगोटिक जीन एक्सप्रेशन। यस, तो यहाँ पे फर्स्ट सेल स्टेज से क्या होता है? जाइगोटिक जीन एक्सप्रेशन होता है। अगर फर्स्ट सेल स्टेज से अगर जाइगोटिक जीन एक्सप्रेशन हुआ, ओके, तो यहाँ पे मेजरली अगर हम ये देखें कि फर्स्ट सेल स्टेज से जाइगोटिक जीन एक्सप्रेस होंगे, तो यहाँ पे G1S G2M सारे नॉर्मल सेल साइकिल होगा, तो यहाँ पे नॉर्मल सेल साइकिल ड्यूरेशन होगा। एंड नॉर्मल सेल साइकिल ड्यूरेशन अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे स्लो ग्रोथ होगी, रैपिड ग्रोथ नहीं होगी। एनिमल्स में ग्रोथ क्यों फास्ट हो रही थी?
क्योंकि वहां पे योग था, क्योंकि वहां पे मतलब हम बोलते कि एनिमल्स को बहुत चिंता होती है अपने बेबी की, कि हाय मेरा बेबी कैसे रहेगा एग में, वो क्या खाएगा, उसके ऊपर कौन ध्यान रखेगा, नरिशमेंट कौन करेगा, न्यूट्रिएंट्स कौन प्रोवाइड करेगा। तो इसके लिए उसको फिर योग दिया जाता है। क्यों? क्योंकि चिंता है, प्यार है, बहुत सारा प्यार फिर योग के फॉर्म में दिया जाता है। प्लांट्स को कोई चिंता नहीं होती अपने बच्चे की, वो योग वगैरह डिपॉजिट नहीं करते। थोड़ा सा एंडोस्पर्म होता है वो हेल्प करता है, बट एग में योग नहीं होता है। एंड योग नहीं होता है तो फिर क्या, जाइगोट बन गया तो बच्चे के ऊपर से प्लांट्स ने तो हाथ ही निकाल लिया। अभी अभी बच्चा जिएगा तो कैसे जिएगा, तो बच्चा जिएगा तो कैसे जिएगा, तो बच्चे को पहले से ही बोला जाता है कि भैया तू अपना अपना देख ले, तू अपना अपना देख ले। प्लांट तो इतने होशियार होते कि एक तो योग तो नहीं देते ही देते, सीड को भी नीचे प्लांट होने नहीं देते, प्लांट्स के सीड को भी बोल देते कि भैया तो अपना अपना देख ले, दूर जाके वहां पे गिर जाना और दूर जाके जर्मिनेट होना, यहाँ पे आसपास नहीं रहना है, यहाँ से निकल जाना है। तो सीड को भी बेचारे बर्ड्स वगैरह लेके जाते और दूर जाके फेंकते। तो इतना ज्यादा, और बच्चा अकेला भी, अकेला बच्चा कैसे जिएगा, तो अकेला ऐसा बच्चा कैसे जिएगा। तो फिर बच्चा क्या करता है, वो खुद के जाइगोट की जीन एक्सप्रेस करता है, एंड खुद के जीन एक्सप्रेस करेगा जाइगोट के, एंड खुद के जीन एक्सप्रेस करके फिर मेजरली वो क्या करता है, वो सरवाइव करता है। तो प्लांट्स में यहाँ पे क्या होता है, पहले सेल स्टेज से आपको G1 एस G2M फेजेस प्रेजेंट मिलते हैं। उसके बाद ग्रोथ जो होती है, ये ग्रोथ में यहां पे हम देखते हैं सेल डिवीजन, एंड सेल इलोंगेशन दोनों प्रेजेंट होते हैं। सो सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन दोनों प्रेजेंट होते हैं। अभी देखो सेल डिवीजन सेल इलोंगेशन क्या करते हैं, सेल डिवीजन सेल इलोंगेशन ये दोनों मतलब ग्रोथ जो होती है वो ग्रोथ दोनों टाइप से होती है। यहाँ पे आपको सेल डिवीजन भी मिलेगा एंड सेल इलोंगेशन भी मिलेगा। तो देखो सेल डिवाइड हो गई, फिर सेल्स ने इलोंगेशन किया, तो सेल इलोंगेशन हुआ। फिर से सिंक्रोनाइज मतलब ऑर्गेनाइज मैनर में फिर से डिवीजन भी होगी, और फिर से इलोंगेशन भी होगा। इलोंगेशन भी होगा। तो देखो सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन, तो यहाँ पे तो ये दोनों भी चीजें होगी। तो सेल डिवीजन सेल इलोंगेशन ये जो है वो मेजरली हम देखते हैं। तो ये हुआ सेल डिवीजन सेल इलोंगेशन, एंड दिस इज द रोल ऑफ मॉर्फोजेनेसिस। तो मैं प्लांट्स में आपको बताऊंगा कि सेल डिवीजन सेल इलोंगेशन और एक रोल प्ले करते हैं, कि जो ऑर्गेनाइज सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन होते हैं, ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज्ड सेल डिवीजन एंड सेल elongation damage होते। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन मेजर रोल प्ले करती है। दिस इज कॉल्ड एज द प्लांट डेवलपमेंट। तो प्लांट डेवलपमेंट में आपको दोनों देखने को मिलता है फर्स्ट सेल स्टेज से, सेल डिवीजन सेल इलोंगेशन। यहाँ पे एनिमल्स में आपको सिर्फ सेल डिवीजन देखने को मिलती है पहले, बाद में सेल इलोंगेशन आराइज होता है मिड ब्लास्टोला के बाद। तो ये हुआ प्लांट डेवलपमेंट का मेजर पॉइंट एंड डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल डेवलपमेंट। यहां तक समझा? यस। हाँ, सेल साइज इंक्रीज होगा क्योंकि इलोंगेशन भी हो रहा है। यहाँ पे साइज के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि प्लांट्स को सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन साथ में करना पड़ता है। अभी देखो सबसे पहले अभी फर्स्ट की स्टेप देखते हैं, ग्रोथ। सो व्हाट इज द ग्रोथ? तो ग्रोथ, यस,
अभी मेजरली अगर हम ये देखते कि व्हाट इज द ग्रोथ, यस, हाँ, प्लांट्स के लिए मतलब ये पॉइंट्स सिर्फ याद रखना, स्लो ग्रोथ होती है यहाँ पे, G1 G2 S M सारे फेजेस प्रेजेंट होते हैं, एंड सेल डिवीजन सेल इलोंगेशन प्रेजेंट होता है। अभी देखो ग्रोथ, ग्रोथ में क्या होता है, ग्रोथ डिफरेंट टाइप्स की होती है। सो यहाँ पे सेल डिवीजन भी होती है, सेल इलोंगेशन भी होता है। तो सेल डिवीजन होती है, सेल इलोंगेशन होता है, एंड यहाँ पे जनरली जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ में आपको देखने को मिलेगा आइसोमेट्रिक ग्रोथ। सो आइसोमेट्रिक ग्रोथ, अभी देखो सबसे फर्स्ट व्हाट इज द ग्रोथ, आइसोमेट्रिक ग्रोथ। कुछ केसेस में आपको दिखेगा आइसोमेट्रिक ग्रोथ होती है। आइसोमेट्रिक ग्रोथ मतलब सिंक्रोनाइज ग्रोथ, तो यहाँ पे सिंक्रोनाइज ग्रोथ होती है। एंड सिंक्रोनाइज ग्रोथ मीन्स यहाँ पे ऑल सेल्स इक्वली ग्रो, ये सभी सेल्स इक्वली ग्रो होते हैं। अगर सभी सेल्स इक्वली ग्रो होती तो यहाँ पे नहीं, ये ओवरऑल ग्रोथ है। मैं यहाँ पे प्लांट एनिमल की ग्रोथ नहीं बोल रहा हूँ, वो हो गया, अभी प्लांट एनिमल डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ। अभी मैं फर्स्ट की स्टेप बोल रहा हूँ, फर्स्ट की स्टेप है ग्रोथ का। तो ऑल सेल्स इक्वली ग्रो, जहां पे ऑल सेल्स इक्वल साइज है, कि सभी सेल्स की इक्वल साइज होते हैं। एंड यहाँ पे मेजरली अगर आप देखो कि दिस इज मेजर रोल ऑफ कि ऑल सेल्स इक्वली ग्रो होते हैं, तो यहाँ पे रेडियल सिमेट्री ऑब्जर्व होती है। तो रेडियल सिमेट्री ऑब्जर्व, एंड रेडियल सिमेट्री ऑब्जर्व जो है वो रेडियल सिमेट्री में आपको दिखेगा। रेडियल सिमेट्री मतलब क्या, जब सभी सेल्स इक्वली ग्रो होते, तो इसका मतलब है सभी सेल्स की जो डिवाइड हो रहे हैं उन सभी सेल्स की साइज इक्वल होगी। एंड जब सभी सेल्स की साइज इक्वल साइज होती है, तो इक्वल साइज कब होगी, जब इक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। इक्वल साइज कब होगी, जब इक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, तब इक्वल साइज होगी। एंड इसीलिए यहां पे फिर आपको क्या मिलेगा कि इक्वल साइज अगर हो रही है ना, तो यहाँ पे रेडियल सिमेट्री होती है। यहाँ पे रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री मतलब ये फुटबॉल लाइक शेप या आपको स्पेयर लाइक शेप मिलेगा। सो दिस इज रेडियल सिमेट्री। तो अगर आइसोमेट्रिक ग्रोथ होती है तो आपको सभी सेल्स इक्वल साइज मिलेंगे, एंड इक्वल साइज अगर दिखेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे रेडियल सिमेट्री ऑब्जर्व होती है। अब देखो, क्योंकि रेडियल सिमेट्री ये फॉर एग्जांपल दिस इज ऑब्जर्व इन अर्ली एनिमल डेवलपमेंट। सो दिस इज ऑब्जर्व, आपको ब्लास्टुला मिलता है ना इस तरह से स्पेयर लाइक, सो ऑब्जर्व इन मोरुला मिलता है, मोरुला ऑब्जर्व इन अर्ली एनिमल डेवलपमेंट। की अर्ली एनिमल डेवलपमेंट में आपको ये देखने को मिलेगी आइसोमेट्रिक ग्रोथ। कम टाइम के लिए होती है, ज्यादा टाइम के लिए नहीं होती, ओके, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए होती है आइसोमेट्रिक ग्रोथ। एंड यहाँ पे मतलब ऐसा हम बोलते हैं कि इफ मास डबल, अगर मास डबल होता है तो यहाँ पे 1.26 फोल्ड एक्सपेंशन इन लेंथ, अगर मास डबल होता है तो 1.26 फोल्ड एक्सपेंशन इन लेंथ, मतलब जो लेंथ में जो चेंज आएगा वो 1.26 से उसको मल्टीप्लाई, मतलब फोल्ड होगा। लेंथ का चेंज मैं बोल रहा हूँ मास डबल होने के बाद। फॉर एग्जाम्पल आपको समझने के लिए बताता हूँ, सपोज 1 ग्राम मास है, सेल का मास कितना है 1 ग्राम है, एंड 1 ग्राम का सेल मास अगर 2 ग्राम होता है, तो आपका यहाँ पे लेंथ कितना था, सपोज यहाँ पे 1 ग्राम मास है और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लेंथ था, तो आपको यहाँ पे क्या करना है 1 सेंटीमीटर इंटू
1.26 करना है, तो जो आपका लेंथ आएगा 1.26 सेंटीमीटर, ये आपका लेंथ होगा। ओके, मास डबल होने के बाद, मैं मास की बात कर रहा हूं, नंबर की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मास डबल हुआ तो मास डबल होने के बाद क्या होता है, जो लेंथ में चेंज आता है। ओके, प्लांट में नहीं होती, एनिमल्स में होती है, प्लांट्स में दूसरी ग्रोथ होती है। ओके, अभी मेजरली अगर हम ये देखें ना कि जब अर्ली एनिमल्स की डेवलपमेंट होती है, तो अर्ली एनिमल्स की डेवलपमेंट में ये आइसोमेट्रिक ग्रोथ देखने को मिलती है। मॉर्फोजेनेसिस मैंने अभी बताया नहीं, मैं बताऊंगा, अभी डिटेल में बताऊंगा। ओके, आगे जाके जो एनिमल्स में अर्ली डेवलपमेंट में होती है, तो देखो अगर मास डबल होता है तो जो लेंथ का चेंज है, तो ये जब मास बढ़ता है, मास टू वॉल्यूम का रेशो हम देख रहे हैं, तो मास टू वॉल्यूम के रेशो के अकॉर्डिंग लेंथ बढ़ेगी, तो इसलिए 1.26 फोल्ड को याद रखना। ओके, 1 ग्राम मास अगर 2 ग्राम हो जाए तो जो भी लेंथ में चेंज आएगा वो 1.26 से मल्टीप्लाई करना है, और पहले वाले लेंथ को 1.26 से मल्टीप्लाई करो। ये समझ में आया? यस। उसके बाद दूसरी होती है, देखो आइसोमेट्रिक के बाद होती है एलोमेट्रिक ग्रोथ। एलोमेट्रिक ग्रोथ, जो एलोमेट्रिक ग्रोथ है, फॉर एग्जांपल मेजरली अगर हम ये देखें, देखो एक हमेशा याद रखो, हम आइसोमेट्रिक ग्रोथ में बोलते हैं इक्वल साइज ग्रोथ। अगर इक्वल साइज ग्रोथ होती है, इक्वल मतलब जो भी सेल्स बनेंगे, देखो एक सेल अगर इक्वली डिवाइड करती है, दोनों में इक्वल साइटोप्लाज्म का कंट्रीब्यूशन होता है, तो वो दोनों सेल्स एक साइज के होते हैं। अगर सभी सेल्स इक्वली डिवाइड करते हैं, इक्वल डिवीजन होता है, तो उसे आइसोमेट्रिक ग्रोथ बोलते हैं। आइसोमेट्रिक ग्रोथ में हमेशा आपको जो सिमेट्री मिलेगी वो रेडियल मिलेगी, मतलब फुटबॉल लाइक मिलेगी, स्पेयर लाइक मिलेगी। क्यों? क्योंकि सारे सेल्स इक्वल साइज है। अगर हम ये देखें कि जैसे ये ग्रोथ जो होती है वो अर्ली स्टेजेस ऑफ एनिमल डेवलपमेंट में ऑब्जर्व होती है। ओके, अभी सपोज यहाँ पे अगर मास डबल होता है, अगर मास डबल हुआ तो लेंथ में क्या चेंज आएगा, तो लेंथ में चेंज आएगा 1.26 फोल्ड से, जो पहले वाली लेंथ होगी उसको 1.26 से मल्टीप्लाई करना है, जो आपका आंसर आएगा वो लेंथ का चेंज है। फॉर एग्जांपल 1 ग्राम अगर पहला मास हुआ, 1 ग्राम का 2 ग्राम हुआ, तो 1 ग्राम में सपोज 1 सेंटीमीटर लेंथ थी, तो आपका ओवरऑल लेंथ कितना हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1.26। हमने सिर्फ ये फोल्ड लगाया उसको, तो जितना भी लेंथ होगा, अभी अगर 2 ग्राम का 4 ग्राम हुआ, तो 2 ग्राम को 4 ग्राम हुआ तो कितना होगा, तो पहला वाला लेंथ 1.26 है, तो 1.26 इंटू 1.26, जो आंसर आएगा वो आपका ये होगा। ओके, ये समझ में आया? यस, ये समझ में आया? सिमरन, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा ये सारी चीजें, अभी इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हर ऑर्गेनिज्म में आपको अलग अलग मिलेगा पैटर्न। आइसोमेट्रिक ग्रोथ अगर अर्ली डेवलपमेंट में होती है, तो मैं कुछ ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल बताऊंगा आगे कि कहां पे आपको आइसोमेट्रिक ग्रोथ मिलती है। वो तो हमने ओवरऑल एनिमल्स की बात की थी। ओके, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं उसमें, कुछ एक्सेप्शंस हम कंसिडर करते हैं। हाँ, तो 1.26 से मल्टीप्लाई करो, ये समझ में आया? यस। अभी देखो आइसोमेट्रिक आपको यहां से समझ में आएगी। ओके, हाँ एक बार फिर से समझा दूंगा, पहले एलोमेट्रिक सुन लो। एलोमेट्रिक क्या होती है? एलोमेट्रिक मतलब अनसिंक्रोनाइज ग्रोथ, तो अनसिंक्रोनाइज ग्रोथ। अभी अनसिंक्रोनाइज ग्रोथ मतलब क्या? अनइक्वल सेल साइज ग्रोथ। यहां पे अनइक्वल सेल साइज ग्रोथ होगी। अनइक्वल सेल साइज मतलब क्या? मतलब अनइक्वल सेल साइज, इसका मतलब है यहाँ पे डिफरेंट सेल साइज बनेंगे, या डिफरेंट सेल साइज मतलब डिफरेंट सेल साइज का फॉर्मेशन होगा। अगर डिफरेंट सेल साइज होगी, मेजरली अगर हम ये देखते हैं कि डिफरेंट सेल साइज होगी, तो डिफरेंट सेल साइज होगी, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सपोज जाइगोट है, तो ये अभी हमने डिस्कस किया ना कि जाइगोट है, अगर वो डिवाइड हुआ
तो जाइगोट डिवाइड हुआ तो यहाँ पे एक सेल स्मॉल बनती है। तो ये अपाइकल सेल, ये बेसल सेल, एंड उसके बाद तो ये आपको अलग अलग सेल साइज के सेल्स बनेंगे। सेल साइज जो होगा वो डिफरेंट होगा। अगर मेजरली अगर आप देखो कि आइसोमेट्रिक ग्रोथ में आपने क्या देखा, आइसोमेट्रिक ग्रोथ में आपने क्या देखा कि वहां पे इक्वल साइज के सेल बनते थे, सारे सेल इक्वल साइज होते थे। अभी यहाँ पे आपको प्लांट डेवलपमेंट के केस में आपको पहले सेल स्टेज से, प्लांट डेवलपमेंट एंड एनिमल डेवलपमेंट, अभी देखो प्लांट डेवलपमेंट में यहाँ पे पहले सेल स्टेज से आपको देखने को मिलेगा वहां पे एलोमेट्रिक ग्रोथ होती है। एलोमेट्रिक मतलब अलग अलग सेल, स्मॉल साइज लार्ज साइज सेल होते हैं। इवन आपको मैं एनिमल्स में भी बताऊंगा कि एनिमल्स में जब सी अर्चिन डेवलपमेंट हम डिस्कस करेंगे। So this is mesomer. This is large size cells macromer. तो एनिमल्स में भी ये होता है, बट एनिमल्स में ये लेटर स्टेजेस में होता है। ओके, सो मीसोमियर, माइक्रोमियर एंड माइक्रोमियर। तो देखो यहाँ पे भी आपको ये सी अर्चिन में अगर आप डिस्कस करो तो सी अर्चिन में आपको देखने को मिलेगा अर्ली डेवलपमेंट की जो एनिमल्स में देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ, तो सी अर्चिन में आपको दिखेगा ये है मीसोमियर, मीसोमियर है, ये है मैक्रोमियर, एंड ये है माइक्रोमियर। सो मीसोमियर, मैक्रोमियर एंड द माइक्रोमियर। ओके, ये सी अर्चिन में आपको अलग अलग, मतलब आपको जब एलोमेट्रिक ग्रोथ का रोल क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एलोमेट्रिक ग्रोथ। एलोमेट्रिक ग्रोथ का फंक्शन है कि आपको अगर अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं तो आप एलोमेट्रिक ग्रोथ को देखते हो। अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मतलब देखो फॉर्मेशन ऑफ, सो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप स्ट्रक्चर। अगर आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाने, डिफरेंट शेप साइज के स्ट्रक्चर बनाने तो एलोमेट्रिक ग्रोथ होती है। अगर आपको सेम टाइप के स्ट्रक्चर मतलब रेडियल सिमेट्री में चाहिए तो आइसोमेट्रिक ग्रोथ होती है। ओके, अर्ली लेटर स्टेजेस पे होगा, लेटर स्टेज है सी अर्चिन, लेटर एम्ब्रियो, लेटर स्टेज। अर्ली स्टेजेस पे आइसोमेट्रिक ग्रोथ होता है सी अर्चिन में। अभी आप मुझे बताओ एक क्वेश्चन का आंसर, आपको आइसोमेट्रिक एंड एलोमेट्रिक का डिफरेंस बताता हूं। आप मुझे बताओ हमारे जो ऑर्गन्स है, हमारे ऑर्गन्स एक जैसे सारे, मतलब आपको ऐसे दिख रहे हैं क्या, जैसे मैंने आइसोमेट्रिक में देखा, क्या हमारे ऑर्गन ऐसे ऐसे दिख रहे हैं क्या कि सारे रेडियल शेप, सारे ऐसे। तो ये इस तरह से कोई गोलू है एंड ये गोलू में सारे ऑर्गन जो है वो सारे ऐसे हैं, तो ऐसे ऐसे बने सारे ऑर्गन जो है वो रेडियल शेप में। क्या आपको ऐसा दिखाई दे रहा है क्या, सारे ऑर्गन, ये बाल भी सारे रेडियल शेप में ऐसे ऐसे ऐसे, क्या आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं क्या। हाँ, हमारे ऑर्गन एक जैसे है या अलग अलग है, अभी आप मुझे बताओ, आपको समझ में आ जाएगा आइसोमेट्रिक क्या है या अलग अलग शेप में। यस, तो ये हुआ रेडियल। अगर रेडियल होता ना, सभी ऑर्गन एक जैसे होते ना, तो आपका ऐसा दिखता, हर ऑर्गन रेडियल होता, गोल होता, गोल, वो पूरा गोलू हो जाता आदमी, हर ऑर्गन रेडियल में जाता, हर ऑर्गन जो होता वो फुटबॉल लाइक स्पेयर लाइक दिखता, मतलब हर ऑर्गन ऐसे दिखता। या आपको हर ऑर्गन में कुछ चेंजेस दिखाई देते, कुछ ऑर्गन्स आपको इस तरह से दिखाई देते, यस, कुछ ऑर्गन्स आपको इस तरह से दिखाई देते, यस, कुछ ऑर्गन्स आपको मतलब
इस तरह से दिखाई देंगे, कुछ ऑर्गन्स जो है आपको मतलब इस तरह से दिखाई देंगे। ओके, ये अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स क्यों देखने को मिल रहे हैं? ये अलग अलग टाइप के ऑर्गन इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि एलोमेट्रिक ग्रोथ हो रही है। अगर एलोमेट्रिक नहीं होती ना तो गोलू होता, गोलू। गोलू मतलब पूरा गोलू गोलू होता, एंड गोलू का सारे ऑर्गन्स भी गोलू होते, एंड ये गोलू गोलू से जो ऑर्गन्स बनते ना उससे जो बॉडी बनता वो भी गोलू होता। तो गोलू होता है क्या? यस, नहीं। तो इसलिए आपको मैं बोलता हूं कि एलोमेट्रिक ग्रोथ ये बहुत अच्छी ग्रोथ है कि जिससे आप अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। अलग अलग डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बनना है तो आप एलोमेट्रिक ग्रोथ के ऊपर जाओगे। हाँ, अगर आपको एक जैसे बनाने हैं रेडियल सिमेट्री, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं अर्ली डेवलपमेंट में आपको ब्लास्टुला तक ये स्टेज मिल सकती है। रेडियल स्टेज आपको ब्लास्टुला तक देखने को मिलती है कुछ ऑर्गेनिज्म में। ओके, बट यहां पे ऐसे नहीं होता, तो ये आइसोमेट्रिक ग्रोथ का टाइप है। ओके, अब समझ में आया? यस, ये समझा? यस, नाउ तो बहुत सारे लोग आपको मोटू मिलेंगे। मोटू मिलेंगे मतलब आपको मतलब बहुत ज्यादा मोटू मिलेंगे, बहुत ज्यादा मतलब ये वेट वाले होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनमें आइसोमेट्रिक ग्रोथ हुई है, ये भी याद रखना। मैंने ये पिक्चर दिखाया मतलब ऐसे लोग दिखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनमें आइसोमेट्रिक ग्रोथ है, उनमें भी एलोमेट्रिक ग्रोथ है। ओके, वो मतलब एलोमेट्रिक पैटर्न में ही जाता है। अब समझा आइसोमेट्रिक एंड एलोमेट्रिक का डिफरेंस। नाउ तीसरा होता है, तीसरा जिसे हम बोलते हैं कि देर इज द डिटर्मिनेट ग्रोथ। यस, खाते पीते घर के, हाँ खाते पीते घर के, बट वो एलोमेट्रिक की ग्रोथ है, ये भी याद रखना। नहीं तो मेरे बोलने का गलत मतलब मत निकाल लेना। नहीं तो बोलेगे, कोई दिखेगा आपको तो बोलेगे ये देखो इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक ग्रोथ, नहीं वो भी एलोमेट्रिक है। ओके। नहीं तो फिर ये हो गया मतलब, बोला किसने बोला? विशाल सर ने बोला आइसोमेट्रिक ग्रोथ है, कौन है वो? लगेगा मेरे पीछे फिर, पता है। हाँ, ये समझ में आया? तो आइसोमेट्रिक एंड एलोमेट्रिक में या तो सेल की साइज सेम होगी, सेम सेल साइज है, इक्वल सेल साइज है तो आइसोमेट्रिक, एंड एलोमेट्रिक मतलब डिफरेंट सेल साइज। यस, इक्वल साइज मतलब इक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा है प्रणव। जब साइटोप्लाज्म इक्वली डिवाइड होगा तो साइज तो इक्वली रहेगी ना। अगर दोनों सेल्स को आप इक्वल साइटोप्लाज्म दो तो साइज साइज में डिफरेंस नहीं आएगा। देन सेकेंड, दूसरा यहां पे अगर हम हाँ एक्सेप्शन आगे जाके बताऊंगा मैं संदेश, एक्सेप्शन आगे जाके बताऊंगा। अभी तो सिर्फ ओवरऑल डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ग्रोथ। तीसरा जो है वो डिटर्मिनेट ग्रोथ। तो डिटर्मिनेट ग्रोथ, अभी जो डिटर्मिनेट ग्रोथ है, अभी डिटर्मिनेट ग्रोथ क्या होती है? देखो आइसोमेट्रिक मैंने आपको बताई, एलोमेट्रिक मैंने आपको बताया, अभी डिटर्मिनेट देखो। डिटर्मिनेट में यहां पे देर इज द फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक ग्रोथ होती है, मतलब कुछ ग्रोथ जो होती है फिक्स पीरियड ऑफ टाइम ग्रोथ होती है। अगर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक ग्रोथ हुई तो इसका मतलब क्या है? फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक ग्रोथ हुई तो इसका मतलब है यहाँ पे सम सेल्स ग्रो, तो सम सेल्स डिवाइड फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। सो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक डिवाइड होते, तो ये हम बोलते हैं कि हमारी जो ग्रोथ है, फॉर एग्जाम्पल ये आपको कहाँ पे दिखती है? एनिमल्स, वर्टिब्रेट। एनिमल्स में वर्टिब्रेट में जो ग्रोथ होती है फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक होते हैं, एंड यहाँ पे एट वन स्टेज रीच, सो एक स्टेज रीच होने के बाद देयर इज नो ग्रोथ। यहाँ पे ग्रोथ नहीं होती है, तो एक स्टेज रीच हुआ तो ग्रोथ नहीं होगी, तो मतलब
जब फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक ग्रोथ होती है। फिक्स पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि आप देखना हमारी ग्रोथ लिमिटेड होती है, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक होती है, उसके बाद हमारी ग्रोथ नहीं होती, तो उसे बोलते हैं डिटर्मिनेट ग्रोथ। मतलब एक स्टेज रीच होने के बाद हमारी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, उसे डिटर्मिनेट ग्रोथ बोलते हैं। एंड इसी के अलग दूसरा होता है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। सो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। अभी जो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ में यहाँ पे मेजरली हम क्या बोलते हैं कि इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ मतलब कि यहाँ पे हाँ रेडियल सिमेट्री सिर्फ आइसोमेट्रिक में आता है रविंद्र, सिर्फ आइसोमेट्रिक में। ओके अभी देखो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ मतलब यहाँ पे इंक्रीजिंग एज, सो एज इंक्रीजिंग एज प्लांट साइज इंक्रीज, कि जैसे मतलब एज इंक्रीज होता है वैसे प्लांट साइज इंक्रीज होती है। अगर जो प्लांट साइज इंक्रीज होती है तो इसका मतलब क्या है, देयर इज द थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ ऑकर। एनिमल्स एग्जांपल है आइसोमेट्रिक में, एनिमल्स सी अर्चिन लिखना था, सी अर्चिन, तो थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ ऑकर। तो कुछ केसेस में आपको क्या दिखता है, मतलब कंटिन्यूस ग्रोथ होती है हमेशा ही। हम ये देखते हैं एनिमल्स में, तो हम सारे एग्जांपल ही है ना वैष्णवी, हाँ हम क्योंकि हमारा एक भी ऑर्गन सिमिलर नहीं है तो एलोमेट्रिक ग्रोथ की वजह से, तो सारे एग्जांपल है। प्लांट्स में सारे ऑर्गन्स टिश्यूज अलग होते हैं तो वो एलोमेट्रिक ग्रोथ की वजह से। ओके एनिमल्स में हाँ डिटर्मिनेट एलोमेट्रिक दोनों होते हैं, करेक्ट। अभी देखो दूसरा थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ कहाँ पे मिलती है देखने को, तो आप प्लांट्स देखो, क्या प्लांट्स में थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ होती है, तो यस प्लांट्स में थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ होती है। अभी प्लांट्स में थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ कैसे होती है, तो प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, सो मेरिस्टेमेटिक स्टेम सेल्स, एंड ये मेरिस्टेमेटिक स्टेम सेल्स सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। तो मेरिस्टेमेटिक स्टेम सेल्स ये सपोर्ट करते हैं प्लांट ग्रोथ को। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि जो भी प्लांट्स की ग्रोथ होती है तो ये प्लांट्स की ग्रोथ स्टेम सेल्स की वजह से होती है, इसलिए आपको ऐसा दिखाई देता है कि प्लांट्स कंटिन्यूअस ग्रो हो सकते हैं। मतलब कितने भी प्लांट्स की आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लार्ज जो ट्रीज होते हैं, लार्ज बड़े ट्रीज होते हैं, उनमें आपको थ्रू आउट कंटिन्यूअसली ग्रोथ दिखती है कि आपको वो प्लांट्स मतलब 100 ईयर्स के दिखेंगे, आपको 200 ईयर्स के दिखेंगे, आपको 300 ईयर्स के दिखेंगे, 500 ईयर्स को दिखेंगे, ओल्ड से ओल्ड प्लांट आपको दिखेंगे। क्यों? क्योंकि प्लांट्स की ग्रोथ जो होती है वो अनडिटर्मिनेट टाइप में जाते हैं। अनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ ग्रोथ मतलब थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ, मतलब आपको थ्रू आउट लाइफ दिख सकता है प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है। क्या आपको ऐसा कभी दिखा है क्या कि कोई मतलब एनिमल है जैसे ह्यूमन है और वो अभी ग्रो ही हो रहा है, मतलब अभी कितने साल हो गए, 400 साल हो गए ग्रो हो रहा है, 500 साल हो गए ग्रो हो रहा है, उसकी एज बढ़ती जा रही है, उसकी हाइट बढ़ती जा रही है। क्या आपने ऐसा देखा क्या आपने ऐसा देखा होगा? नहीं ये तो देखो 200 साल का इंसान जा रहा है, देखो ये 300 साल का है, देखो 500 का है, देखो कितना बड़ा हो चुका है। प्लांट में तो हम देखते हैं ना कि प्लांट्स में एज तो कंटिन्यूसली होती है। क्या एनिमल्स में ऐसे होता है क्या? आपको दिखा है क्या ऐसे? हाँ तो एनिमल्स में आप देखो, हमारे केस में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हमारी ग्रोथ जो होती है डिटर्मिनेट टाइप की होती है, मतलब वो लिमिटेड होती है, वो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक होती है। ऐसा नहीं कि प्लांट की जैसे ये भी बढ़ता चला जा रहा है, देखो देखो हाइट कितनी बढ़ गई, देखो देखो कितना लंबा हो गया, अरे रे अरे रे, मतलब आप ऐसे देखते हो नहीं ना कितना लंबा, अरे देखो रुक ही नहीं रहा है, ये तो बढ़ ही रहा है। हाँ मतलब हम ये बोलते कि कंटिन्यूअसली वो क्या होता है बढ़ता चला जाता है। ओके तो ये हुआ मतलब कि डिटर्मिनेट ग्रोथ। ओके हमारे जो जैसे हम बोलते कि 25 तक या 25 तक मोस्टली हम देखते कि होती है ग्रोथ हमारी। सो दिस इज द इनडिटर्मिनेट ग्रोथ ऑफ एग्जांपल। एंड इनडिटर्मिनेट ग्रोथ में यहाँ पे इवन हम एक एक्सेप्शनल एग्जांपल भी लेंगे, तो रीजनरेशन। ओके सो रीजनरेशन ऑफ
डैमेज टिश्यू। ओके, जो रीजनरेशन ऑफ द डैमेज टिश्यू हम देखते हैं, तो रीजनरेशन ऑफ डैमेज टिश्यू में यहाँ पे मेजरली हम देखते कि नहीं, लार्ज ट्रीज जो होते हैं साक्षी, लार्ज ट्रीज तो कंटिन्यूसली ग्रो होते हैं, लार्ज ट्रीज में ग्रोथ कंटिन्यूस होती है, उसे इनडिटरमिनेट बोलते हैं। दूसरा इनडिटरमिनेट में यह भी होता है कि आपका जो भी ऑर्गन है क्या आप रीजनरेट कर पाते हो, क्या मतलब क्या रीजनरेशन ऑफ ऑर्गन या टिश्यूज होता है, जैसे एम्फीबिया लिम्ब लेन से, जैसे लिजार्ड टेल है, जैसे हाइड्राई, जैसे मैमिलियन लिवर। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली आपको क्या दिखेगा, रीजनरेशन दिखेगा। रीजनरेशन जैसे आप देखो ना, प्लांट्स में अगर आपने एक स्टेम काट दी तो क्या वो स्टेम वापस आती है? अगर प्लांट्स की कोई स्टेम है आपने काट दी, यस, क्या वो वापस आती है? फिर से आती है, पूरी आती है, तो आप बोलोगे कि देयर इज द वापस आती है। वापस आती है इसका मतलब क्या, वहां पे रीजनरेशन पॉसिबल है, वहां पे प्लांट्स में कंटिन्यूसली ब्रांचिंग आपको देखने को मिलती है। अगर एक ब्रांच काट दी तो भी पूरी दूसरी ब्रांच फिर से आती है। अगर आप मुझे बताओ कि प्लांट्स को देख के अगर हमने हमारा हाथ काट लिया और हमने देखा और बोला कि भैया प्लांट्स का तो आ सकता है तो हमारा तो आना ही चाहिए, हाँ, हम भी तो एडवांस एनिमल्स में आते हैं, हम भी तो डेवलप है, हम भी तो हायर एनिमल्स है, अगर प्लांट्स की ब्रांच काट के अगर उसके आ सकती है तो हमारा भी लिम्ब काटने के बाद आना चाहिए। या लिजार्ड की अगर लिम्ब, एम्फीबिया का लिम्ब काटने के बाद मैंने अगर ऐसा देखा कि यार इसका तो लिम्ब आ रहा है वापस, तो मेरा भी तो आना चाहिए, और मैंने काट लिया, तो वापस आएगा क्या? हाँ, आप बोलोगे सर अब तो होगा ही नहीं, अब तो लिम्ब आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे पास रीजनरेशन नहीं है, हमारे पास एबिलिटी नहीं है। अभी छिपकली के पीछे आप दौड़ते हो उसको मारने के लिए, तो वो क्या होती है, दौड़ते दौड़ते उसकी पूंछ कट जाती है। अभी छिपकली की पूंछ कट गई तो वो पूंछ कटने के बाद वो रोते नहीं बैठते कि कोने में जाएगी रोते बैठेगी, हाय राम अब तो मेरी पूंछ ही कट गई, हाय राम मेरी पूंछ ही गई, अब तो मेरी शादी भी नहीं हुई, अब तो कैसे होगा, अब तो मुझसे कौन शादी करेगा, अब तो मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। क्या छिपकली ऐसे रोते बैठती है क्या कोने में जाके? हाँ, उसकी पूंछ कट गई तो वो क्या बोलती है, वो बोलते है चल जाने दे, एक गई तो दूसरी आएगी और नहीं आएगी, इससे भी अच्छी आएगी। मतलब क्या, उसको टेंशन नहीं है। एम्फीबिया को लिम्ब कट गया तो वो कोने में जाके रोते नहीं बैठता, हाय राम मेरे तो शादी नहीं हुई, मेरा तो लिम्ब भी कट गया, अब तो क्या ही करे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो वहां पे आप ये देखते हो कि वहां पे उनकी एबिलिटी है, उनकी एबिलिटी है कि वो फिर से रीजनरेशन हो सकता है। इसीलिए वहां पे अनडिटरमिनेट ग्रोथ, अनडिटरमिनेट ग्रोथ हम क्या बोलते हैं कि अनडिटरमिनेट ग्रोथ मतलब हाँ कभी भी ऑर्गन रीजनरेट हो सकता है, उसे अनडिटरमिनेट। प्लांट्स में अगर ब्रांच काट दो हो सकता है रीजनरेट, फिर से रीजनरेट हो सकता है। तो दैट इज द मेजर रोल हम यहाँ पे देखते हैं कि एम्फीबिया का लेंस रीजनरेट हो सकता है। सो दिस इज द रोल ऑफ द रीजनरेशन। ये भी अनडिटरमिनेट ग्रोथ का टाइप है। ओके, दिस इज अनडिटरमिनेट, क्योंकि आप ये रीजनरेशन कर रहे हो मतलब वो आगे जाके अडल्ट में कर रहे हो। ओके, सो इसलिए ये यूनिक है, ये यूनिक है। नाउ अभी उसके बाद नेक्स्ट होता है, उसके बाद अभी ये रीजनरेशन पॉइंट में आगे जाके डिटेल में बताऊंगा, ये थोड़ा एक्सेप्शनल पॉइंट है। ओके, तो ये अभी आपको नहीं समझेगा, ये बाद में समझेगा, बट रीजनरेशन होता है। ओके, ये रीजनरेशन ये अनडिटरमिनेट ग्रोथ का टाइप है। अनडिटरमिनेट ग्रोथ हम किसको बोलते हैं? जब आपका कभी भी मतलब ये हो क्या कि जब भी कभी अडल्ट में जाके, सपोज अडल्ट में जाके लिजार्ड जो है कि लिजार्ड का टेल कट गया या उसका लिम्ब कट गया, तो मे बी वहां पे फिर से रिएक्टिवेशन होता है, डेवलपमेंट, एंड फिर से वो रीजनरेशन होता है। ओके, अभी दूसरा होता है कमिटमेंट। अभी कमिटमेंट में जनरली हम ये देखते हैं ना कि कमिटमेंट मीन्स
ये सेकंड की स्टेप है। जैसे फर्स्ट मैंने ग्रोथ बोला, ग्रोथ जो है नहीं वो टॉप सीक्रेट अभी नहीं बता सकते, वो सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट में आता है। रीजनरेशन तो सबसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो अभी नहीं दी जाएगी, वो टाइम आने के बाद दी जाएगी। वेट एंड वॉच दूसरा की स्टेप। पहला की स्टेप मैंने ग्रोथ बोला, ग्रोथ में आइसोमेट्रिक, एलोमेट्रिक, डिटरमिनेट, इनडिटरमिनेट ग्रोथ बोला। अभी दूसरा की स्टेप है कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब कि जब सेल ग्रो होती है तो अर्ली डेवलपमेंट में तो सेल्स में मेजरली हम बोलते कि इक्वल जो होता है वो फेट होता है। बट जब भी सेल्स को आगे जाके ये समझ में आता है कि उनको क्या बनाना है, उनका लीनिएज क्या है, तो उसे हम बोलते हैं कमिटमेंट। तो कमिटमेंट मतलब सेल्स का फेट फिक्स होता है, सेल्स को यह बताया जाता है कि उसको बनना क्या है। तो सेल्स आर इरिवर्सिबली कमिटेड टू पर्टिकुलर फेट। मतलब सेल्स अगर इरिवर्सिबली कमिटेड होते कोई भी फेट के लिए तो उसको हम बोलते हैं कमिटमेंट। तो कमिटमेंट फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि सेल्स को आगे जाके बोला जाता है कि उसको क्या बनना है, मतलब सेल्स का फेट क्या होगा, सेल्स को एक्टोडम बनना है, सेल्स को मीसोडम बनना है, या सेल्स को एंडोडम बनना है। तो जब सपोज कोई जायगोट है एंड ये जायगोट के जो सेल्स है, अब ये सेल्स अर्ली डेवलपमेंट में उनका फेट इक्वल होता है। सो उनकी पोटेंसी मतलब फेट इक्वल होता है। तो यहां तक उनका फेट इक्वल था, तो इक्वल पोटेंसी थी। एंड इक्वल पोटेंसी का मतलब है कि वो सेल्स कुछ भी बन सकते थे। ओके, तो वो सेल्स कुछ भी बन सकते, कुछ भी मतलब एक्टोडम बन सकते हैं, मिसोडम बन सकते हैं, एंडोडम बन सकते हैं। ओके, तो लिजार्ड की टेल होती है रीजनरेट टेल। अभी मेजरली अगर हम ये देखें कि जो भी फेट है, फेट मतलब वो क्या बनेगी, फेट मतलब क्या फ्यूचर में जाके वो क्या बनेगी, क्या एक्टोडम बनेगी, एक्टोडम फेट होगा, क्या एंडोडम फेट होगा, मिसोडम क्या बनेगी, उसको फेट बोलते हैं। ओके, अभी मेजरली जो सेल्स होते हैं आगे जाके क्या होता है, एक होता है एक्टोडम, एक होता है मिसोडम, और एक होता है एंडोडम। सो एक्टोडम, मिसोडम एंड एंडोडम मतलब सेल्स आगे जाके क्या बनेगी। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द लेंस, मतलब आंखें, आंखों में लेंस होती है ना, वो लेंस। ओके, सो फेट मीन्स कि जो नसीब, हाँ नसीब बोलो कि नसीब क्या है उसका, ठीक है, कि एक्टोडम बनना है उसके नसीब में तो वो एक्टोडम बनेगी, मिसोडम बनना है उसके नसीब में तो मिसोडम बनेगी, एंडोडम बनना है उसके नसीब में एंडोडम बनेगी। तो ये हुआ फेट डिटर्मिनेशन। तो एक स्टेज के बाद जब ये डिसाइड किया जाता है कि सेल्स का फेट क्या होगा, उसे बोलते हैं कमिटमेंट। तो कमिटमेंट मतलब सेल्स का फेट डिसाइड होना, बस इतना याद रखो अभी, बाकी मैं कल बता दूंगा कमिटमेंट क्या है। ओके, कमिटमेंट में कल बता दूंगा। कमिटमेंट मतलब फेट फिक्स होना, सेल्स को पता चलना कि उसका फेट क्या है। उसके बाद आता है डिफरेंशिएशन। एंड डिफरेंशिएशन में यहां पे होता है, डिफरेंशिएशन मतलब कि सेल्स डिफरेंशिएट होती है पर्टिकुलर लीनिएज के लिए, मतलब जो कमिटमेंट हुआ है कमिटमेंट के अकॉर्डिंग वो फेट फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे डिफरेंशियल चीन एक्सप्रेशन होता है। एंड एक बार डिफरेंशियल चीन एक्सप्रेशन हुआ तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ कमिटमेंट, on the basis of commitment, specific genes express in cells। कि कमिटमेंट के बेसिस के ऊपर स्पेसिफिक जीन्स अगर एक्सप्रेस हो, इक्वल पोटेंसी मतलब सभी सेल्स कुछ भी बन सकते हैं, इक्वल मतलब सेम, सारे सेल्स की पोटेंसी इक्वल है, मतलब वो सेल कुछ भी बन सकती है, आगे जाके एक्टोडम बन सकते हैं, मिसोडम बन सकते हैं, एंडोडम बन सकते हैं। ओके,
सेल इज डिटरमाइंड टू द पर्टिकुलर लीनेज, दैट इज कॉल्ड एज कमिटमेंट। बट कमिटमेंट आगे जाके कल डिस्कस करेंगे मुस्कान। ओके, कमिटमेंट का भी टेंशन मत लो, कमिटमेंट कल हम डिस्कस करने वाले डिटेल में। उसके बाद जब भी रेगुलेटेड मैनर एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, तो रेगुलेटेड मैनर जीन्स का एक्सप्रेशन होता है, उसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि सेल्स अगर एक्टोडर्म के लिए कमिट होती है, सेल्स अगर एक्टोडर्म के लिए कमिट होती है तो डिफरेंशिएशन ये बोलता है कि उस सेल में सिर्फ एक्टोडर्म के जीन एक्सप्रेस हो, बाकी कोई जीन एक्सप्रेस ना हो। मतलब एक्टोडर्म के लिए कमिट हुई तो उस सेल में सिर्फ एक्टोडर्म के जीन एक्सप्रेस होंगे। सेल अगर मीसोडर्म के लिए कमिट हो, मतलब अगर वो एक्टोडर्म के लिए कमिटमेंट हुआ तो आगे जाके सिर्फ एक्टोडर्म का फेड बनाए, मीसोडर्म के लिए कमिटमेंट हुआ तो मीसोडर्म का फेड बनाए। ओके, तो इसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे सेल्स अटेन सर्टन स्ट्रक्चर and play specialized role. It's called differentiation. उसे हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो सेल्स अटेन सर्टन स्ट्रक्चर एंड प्ले स्पेशलाइज्ड रोल, दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। मतलब देखो, कमिटमेंट डिसाइड करेगा कि वो सेल्स कौन से फेट में जाएगी, एंड डिफरेंशिएशन फिर उस फेट का फॉर्मेशन करेगा। डिफरेंशिएशन मतलब कि पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेस होना। अगर वो एक्टोडम के लिए कमिट होती है तो एक्टोडम का जीन एक्सप्रेस होना, मीसोडम के लिए कमिट होते हैं तो मीसोडम का जीन एक्सप्रेस होना, एंडोडम के लिए कमिट होते हैं तो एंडोडम का जीन एक्सप्रेस होना। ओके, एंड देन लास्ट जो की स्टेप आता है इसे हम बोलते हैं मॉर्फोजेनेसिस। एंड मॉर्फोजेनेसिस का मतलब है यहाँ पे मॉर्फोजेनेसिस, तो यहाँ पे रेगुलेटेड मैनर। ओके, सो हाँ, बॉस की तरह, करेक्ट। क्रिएशन ऑफ फॉर्म, तो यहाँ पे 3D ऑर्गेनाइजेशन होता है। 3D ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्रिएशन ऑफ द फॉर्म, मतलब यहाँ पे शेपिंग ऑफ मल्टीसेलुलर बॉडी एंड ऑर्गन्स। शेपिंग ऑफ द मल्टीसेलुलर बॉडी एंड ऑर्गन मतलब शेपिंग करना। यहाँ पे मॉर्फोजेंस प्ले मेजर रोल। तो मेजर रोल जो है मॉर्फोजेंस प्ले करेंगे। एंड मॉर्फोजेनेसिस इज रिजल्ट फ्रॉम पैटर्न फॉर्मेशन। तो मॉर्फोजेनेसिस ये पैटर्न फॉर्मेशन का रिजल्ट है। अभी शेपिंग करना मतलब हर ऑर्गन एक फंक्शनल शेप का फॉर्मेशन करेगा। इन एनिमल्स में क्या होता है, जो मॉर्फोजेनेसिस है एनिमल्स में, मॉर्फोजेनेसिस में सेल मूवमेंट्स मेजर रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे सेल मूवमेंट्स प्ले मेजर रोल इन मॉर्फोजेनेसिस। एनिमल्स में मॉर्फोजेनेसिस में सेल मूवमेंट्स काम करते हैं, सेल मूवमेंट्स मेजर रोल प्ले करते हैं। इन प्लांट्स में सेल मूवमेंट्स नहीं होती है। प्लांट्स में क्या होता है, ओनली सेल ऑर्गेनाइज जो है वो प्लांट्स में सेल मूवमेंट्स होती है क्या? यस, नो सेल मूवमेंट ऑकर, एंड यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एंड सेल वॉल जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर है।
तो प्लांट्स में क्या होता है, सेल वॉल होता है, एंड सेल वॉल जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर है, एंड इसलिए सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल मूवमेंट होने नहीं देता, प्लांट की सेल्स ट्रैप रहते हैं, इसलिए मॉर्फोजेनेसिस जो होती है प्लांट्स में, तो मॉर्फोजेनेसिस इन प्लांट्स, यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन होता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन होता है, ऑर्गेनाइज सेल डिवीजन सेल इलोंगेशन होता है, एंड यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मल्टी सेलुलर बॉडी। यहाँ पे मल्टी सेलुलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। सो ऑर्गेनाइज सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन होता है, ऑर्गेनाइज सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन, एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीसेलुलर बॉडी इन द प्लांट्स बाय ऑर्गेनाइज सेल डिवीजन एंड इलोंगेशन। तो ये है एक्चुअल में प्लांट मॉर्फोजेनेसिस। तो देखो एनिमल्स में तो हम बहुत सारे सेल मूवमेंट देखेंगे, इनवेजिनेशन, इनवोल्यूशन, ओके, बट वहां पे प्लांट्स में सेल वॉल होती है, रिजिड मतलब टफ, सेल्यूलोज से बनी सेल वॉल होती है ना, प्लांट्स में सेल्यूलोज से बनी सेल वॉल होती है जो प्लांट सेल्स को मूव नहीं करने देती, इसलिए प्लांट सेल्स मूव नहीं करते, ओके। तो ये है मॉर्फोजेनेसिस का टाइप, की मॉर्फोजेनेसिस में प्लांट्स में सेल मूवमेंट्स नहीं होते हैं, वहां पे ऑर्गेनाइज सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन होता है, एंड एनिमल्स में क्या होता है, सेल मूवमेंट्स मेजर रोल प्ले करती है, ओके। ये समझ में आया? यस। रिजिड मतलब टफ होती है, टफ, रिजिड, रिजिड मतलब अंबुजा सीमेंट से बना हुआ वॉल देखा है, अंबुजा सीमेंट से, क्या उसको कोई तोड़ सकता है क्या? हाँ, वैसे प्लांट्स में सेल वॉल होती है, प्लांट्स की सेल वॉल इतनी रिजिड है, सेल्यूलोज से बनी होती है, तो हार्ड टू मूव होती है, मतलब वो सेल्स को मूवमेंट ही नहीं होने देती, ओके। सो सिंक्रोनाइज नहीं, बट वहां पे एलोमेट्रिक ग्रोथ होती है। तो ये हुआ आज का हमारा सेशन कि जिसमें हमने अर्ली डेवलपमेंट देखा, इंट्रोडक्शन देखा डेवलपमेंटल बायोलॉजी का। तो ये पूरा डेवलपमेंटल बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है, ग्रोथ, कमिटमेंट, डिफरेंशिएशन एंड मॉर्फोजेनेसिस इंट्रोडक्शन है। आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है, ओके। आगे जाके डिटेल्स में देखेंगे, ये सारे पॉइंट्स डिटेल्स में देखेंगे। आज जितना समझ लेता है आप समझ लेना, बाकी कल से मैं आपको समझा दूंगा, आप टेंशन मत लेना। ये यूनिट आपका वन ऑफ द फेवरेट यूनिट्स में से हो जाएगा, आप उसका टेंशन मत लेना, ओके। तो ये हो गया आज का हमारा क्लियर, मतलब आज का हमारा कंप्लीट हुआ टॉपिक। कल से हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल पॉइंट्स, ओके। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू। थैंक यू, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे आगे का पॉइंट। हाँ, और कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो कल से मैं हूं, आपको समझा दूंगा सब। वैसे तो आप बहुत होशियार हो, आपको सब समझ में आ रहा है। थैंक यू। यस, नेक्स्ट क्लास 15 मिनट के बाद हो गया, एनिमल फिजियोलॉजी के। थैंक यू। थैंक यू ऑल, थैंक यू।